सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास सेमेस्टर सेवन्थ में हिस्ट्री है और जिसके पास भी सब्जेक्ट है डीएससी में पर्सपेक्टिव ऑन साउथ इंडियन पास्ट चोला फर्स्ट, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इम्पीरियल चोलास के बारे में बेसिकली हमें इस वीडियोस में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम में होगी, बट सेम पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगी बाय टेलीग्राम, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए और वहां से ओनली 50 रुपीज में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ बाय कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो और ओनली 50 रुपीज में ये जो पीडीएफ है आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम टेलीग्राम से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है कि द इम्पीरियल चोलास किंगशिप एंड स्टेट फॉर्मेशन। हमें इंपीरियल चोलास के बारे में क्या पढ़ना था? सबसे पहले हमें किंगशिप और स्टेट फॉर्मेशन पढ़ना था। तो इससे हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो के बाद। मतलब एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगी आपके सिलेबस से। मतलब हर यूनिट से हर टॉपिक, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देती हूँ मैं कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ती अपने पीडीएफ में। ठीक है, तो पूरा चीज आपका कवर होगा वीडियो के ऊपर। हाँ, पूरा देखोगे तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चोल साम्राज्य में राजतंत्र और राज्य गठन, यानी जो चोला इंपेरियल था उसमें किंगशिप एंड स्टेट फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, उसको बताना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। इंट्रोडक्शन से अपना आंसर को हम स्टार्ट करेंगे। तो चोल साम्राज्य का जो टाइम था वो कब से था? 9वीं से 13वीं शताब्दी। देखिए, ये चोल साम्राज्य की मैं बात कर रही हूँ, पर चोल का शासन बोलूँ ना तो चोल का शासन पहले भी था। 300 से 300 ईस्वी की अगर बात करोगे ना, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी की, मतलब 3 BCE से अगर आप 3 BC की बात करोगे तो भी आपको देखने को मिलता था वहां पे चोल साम्राज्य। जहां संगम काल में चोल चेड्डा पांड्या की बात करते हैं ना हम, वहां पे भी चोल है, पर वहां पे चोल छोटे एक एरिया में था, जो कावेरी डेल्टा है उसके आसपास के छोटे से एरिया में। तब वो साम्राज्य नहीं था उतना बड़ा। पर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं, साम्राज्य बड़ा हो जाता है, इंपीरियल बहुत ज्यादा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दोबारा चोल का उत्थान हुआ था 9वीं से 13वीं शताब्दी में। और हमारे जो सब्जेक्ट उसमें हमें इंपीरियल चोलस के बारे में पढ़ना है, यानी कब के चोलस के बारे में पढ़ना है, यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी वाले चोलस के बारे में। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली दक्षिण भारतीय राजवंशों में से एक माना जाता है चोलों को। ठीक है, चोल साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत में कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंडुचेरी क्षेत्रों में विस्तार था। मैंने आपको बताया ना, जो इससे पहले वाला चोल साम्राज्य था, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के था, जो संगम काल में आता था चोल चेडा पांड्या के साथ, वो जो संगम था वो सिर्फ जो हमारा नीचे का भारत है ना, सॉरी मैप बड़ा गंदा बन रहा है, जो हमारा ऐसे होता है ना नीचे का भारत, हाँ, तो यहाँ तमिलनाडु आता है ना, तो वो बस यहाँ पे था कावेरी डेल्टा के पास, पुराना वाला चोला साम्राज्य। पर हम जब चोल कर शासन, पर जब हम चोल साम्राज्य की बात करते हैं ना, जब जो 9वीं से 13वीं शताब्दी में होता है, वो तमिलनाडु में तो था ही, साथ साथ केरल के कुछ भाग में था, फिर यहाँ आता है कर्नाटक, कर्नाटक के कुछ भाग में था। तो ये बहुत ज्यादा पांडुचेरी में था। तो पांडुचेरी जो है ये सारा क्या हो जाता है, फिर बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इसलिए इसको हम चोला साम्राज्य कहते हैं। इसके प्रभाव जो है वो समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा था। ये दक्षिण भारत है। अब यहाँ देख रखो कि ये यहाँ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ अरब सागर है, या बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ हिंद महासागर है, और ये हमारा चोल साम्राज्य है। ठीक है, इतना बड़ा, तो ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ से व्यापार होता है। और जो समुद्र, जो हमारे यहाँ पे पड़ोसी देश होते हैं हमारे दक्षिण भारत के, यहाँ पे नीचे नीचे में, जिसको हम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहते हैं, जिसमें हमारे कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर आते हैं, तो इनसे इनका व्यापार होता था। समझ रहे हो, मैप के जरिए मैंने बताया, जैसा भी गंदा सा बना पर समझ तो आने लायक है। ठीक है, तो चोल साम्राज्य की महानता केवल उनकी सैन्य शक्ति या समुद्र विस्तार या स्थापत्य कला तक ही सीमित नहीं था। मतलब चोल साम्राज्य की महानता में ये भी शामिल है, हाँ, उनकी जो सैन्य शक्ति है, अब सैन्य शक्ति उनकी चाहे समुद्री वाली सैन्य शक्ति कह लो, ठीक है, चाहे विस्तारवादी कह लो कि उन्होंने कितना ज्यादा विस्तार किया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक में अपने साम्राज्य को फैलाया, या उनके जो भी स्थापत्य कला थे, मंदिर मंदिर का निर्माण किया था, वो तो था ही। साथ साथ इनके जो राजतंत्र और जो राज्य गठन है ना, उसकी प्रणाली भी बहुत ज्यादा प्रचलित, फेमस है कह सकते हो, विकसित किया था। ठीक है, तो उसको हम जानेंगे। तो चोल साम्राज्य का राजतंत्र
और प्रशासन जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन संगठित राज्य प्रणाली के रूप में था। यानी जो चोल साम्राज्य था दक्षिण भारत, यहाँ पे तमिलनाडु, बड़ा गंदा मैप बन रहा है, ठीक है। तो जो भी था, तो यहाँ पे उपमहाद्वीप जो भी है, तो ये उपमहाद्वीप है ना, तो उपमहाद्वीप में क्या है, इसका एक संगठित प्रणाली था। मतलब चोल जब क्षेत्रीय विस्तार करते थे, जैसे किसी देश पे हमला करते थे बाहर और उसको जीत लेते थे, तो उसको अपने अंदर मिलाते नहीं थे, बट क्या करते थे, वहां से लूटते थे सामान और वापस आ जाते थे। मतलब एक तरफ से संगठित प्रणाली था, पर शासन वो कहाँ पे संगठित करते थे, भारत में। पर बाहर से अगर करते थे तो वो लूट करके आ जाते थे, ठीक है। इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जानते हैं। तो चोल वंश की जो उत्पत्ति है वो प्राचीन तमिल स्रोतों, शिलालेख और पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट होती है। देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन के बाद ये बताएं कि ये टॉपिक के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि चोल वंश की उत्पत्ति का जो हमें स्रोत मिलता है वो तमिल साहित्य से मिलता है ना, तो और तमिल स्रोतों से मिलता है, शिलालेखों से मिलता है, और पुरातात्विक जो भी चीजें हैं, जैसे कि मंदिर हो गई चोलों की, शहर हो गई, सिक्के हो गए, उन सब से मिलता है, ठीक है। तो प्रारंभिक चोल जो मैंने आपको ऊपर बताया इंट्रोडक्शन में कि वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का था, जो चोल था, पर साम्राज्य नहीं था यहाँ पे चोल का, ठीक है। प्रारंभिक चोल छोटे राज्यों का समूह था, जो कि बस स्थानीय राजाओं द्वारा चलाया जाता था। जैसे कि ये दक्षिण भारत, ये तमिलनाडु, तो यहाँ पे चोल साम्राज्य था 300 ईसा पूर्व से 300, जो कावेरी डेल्टा के पास था। पर ये ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा बड़ा ये कब हुआ, मध्य चोल, जब 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसका पुनरुत्थान हुआ, यानी दोबारा चोल साम्राज्य आया। और यही हमारा सिलेबस का टॉपिक है, कब कौन कहाँ से कहाँ तक वाला, 9वीं से 10वीं शताब्दी वाला। तो यहाँ पे जो है विजयालय चोल, नाम याद रखिए, किसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयालय चोल द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि 9वीं से 10वीं शताब्दी वाला चोल साम्राज्य है, ठीक है। इसकी स्थापना विजयालय चोल ने की थी, ठीक है। क्या नाम है, विजयालय चोल, याद रखना है। तो महान चोल जो है वो 10वीं से 13वीं शताब्दी में माना जाता है। इसके बाद जो कि राजा राज प्रथम और राजेंद्र जो चोल है, इनके द्वारा सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य प्रचलित हुआ था, ठीक है। जिनने बहुत सारे मंदिर बनाए थे, इन्होंने भूमि, समुद्र, प्रशासनिक, सांस्कृतिक का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। तो ये 3 नाम आपको चोल साम्राज्य में याद रखना है, बहुत ईजी है। विजयालय चोल, जिसने स्थापना की चोल साम्राज्य की। उसके बाद राजा राजा चोल और राजेंद्र चोल, इन दोनों ने सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, इन सब का विस्तार किया था। तो ये 3 नाम आपको चोल में राजाओं के नाम याद रखने हैं। तो चोल साम्राज्य की शक्ति का मुख्य आधार था उसकी संगठित राज्य गठन, यानी जो उसका स्टेट फॉर्मेशन था, करने का तरीका। तो राजतंत्र जो केंद्र और प्रांतीय स्तर पर व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से कार्य करता था। मीन्स इनका जो प्रशासन है वो कैसा होता था, संगठित होता था। मीन्स चोल साम्राज्य है, ठीक है। अब उसने जो भी साम्राज्य जीता, ठीक है, वो छोटे छोटे, जैसे आज भी हमारे होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेट होते हैं, फिर जिला होता है ना, गांव होता है, तो वैसे ही इनका भी था। पर कंट्रोल कौन करता था, ये सेंट्रल वाला राजा करता था, यानी केंद्र करता था। केंद्र सबको कंट्रोल करता था, शासन कैसा था, केंद्रीकृत शासन था, समझ आ रहा है। तो चोल राजतंत्र की क्या अवधारणा थी, इस कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। तो चोल साम्राज्य में राजा केवल प्रशासन का ही प्रमुख नहीं होता था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र का भी प्रमुख होता था। देखो, किंगशिप से ही आप समझ रहे हो कि राज कैसी, राजतंत्र की अवधारणा कैसी थी। हमेशा चोल जो राजा है उसको भगवान से जोड़ के देखा जाता था, कहते थे भगवान के वंशज है ये। और जैसे कि वो क्योंकि मंदिर बनाते थे, वो पूजा पाठ करवाते थे ज्यादा से ज्यादा, तो लोगों को ऐसा दिखाते थे कि हम तो मंदिर बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम तो भगवान से जुड़े हैं, हम तो भगवान के वंशज है, ऐसे दिखाते थे, ठीक है। तो राजा की धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो राजा को देवन या राजदेव कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, कहा जाता था कि जो राजा है ना, ये कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट है, ये शिव या विष्णु जैसे देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता है, उन्हीं का कोई अवतार है जो शासन कर रहा है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। मतलब इनकी राजतंत्र की अवधारणा यही थी, किंगशिप वाला। तो राजा राज जो फर्स्ट था, उन्होंने ब्राह्मण को भेंट देने और शिव मंदिर का निर्माण करने के लिए बहुत सारी क्या करी थी, लेजिस्लाइजेशन स्थापित किया था। तो राजा की राजनीतिक शक्ति के बारे में बात करें, तो राजा जो है वो सर्वोच्च होता था, और न्यायाधीश भी होता था, सेनापति और नीति निर्धारक सब राजा करता था। क्यों, क्योंकि इनका शासन कैसा था, मैंने बताया संगठित शासन था, और राजा को देवता का रूप माना जाता था। तो जो इसको देवता का रूप माना जाएगा, और केंद्रीकृत शासनों का तो न्याय भी, विदेश नीति, सेनापति का प्रमुख, और पूरे देश मतलब जो साम्राज्य उसका प्रमुख कौन होता है, राजा होता है। उसका जो अधिकार है वो भूमि वितरण करना होता था, कराधान करना होता था, और सैन्य अभियान, इन तीनों पर राजा का अधिकार होता था। राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार कौन होता था, राजा होता था।
राजा और जनता का संबंध कैसा था चोल साम्राज्य में? तो राजा को आदर्श के रूप में सर्व जनहिताय यानी सबके हित में कार्य करने वाला कहा जाता था। मतलब क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, चोल साम्राज्य में राजा को भगवान से जोड़ के देखा जाता था। कहते थे भगवान के अवतार है। तो भगवान को जनता क्या कहेगी कि भगवान तो सबका कल्याण करने वाला होता है ना। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है सर्व जनहिताय। तो शिलालेख और मंदिर लेखों में राजा की न्यायप्रियता, धर्मपालकता और जनता कल्याण के कार्यों को उल्लेख किया जाता था। जब कोई मंदिर बनाया जाता था चोल राजाओं द्वारा, तो उस मंदिर के आपने पता होगा, आपने कोई भी मंदिर देखा होगा, मान लो आपने अयोध्या मंदिर अभी देखा, ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा, उसमें गर्भगृह होता है जिसमें भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। पर गर्भगृह में आपने अगर वीडियोस देखी होगी तो उसमें किसी को घुसने नहीं दिया जाता, उसके बाहर से लोग देखते हैं, है ना, भगवान को जब अगर जाते हैं तो। और जो जो जहाँ से बाहर से लोग चक्कर लगाते हैं ना, भगवान के गर्भगृह देखते हैं, अब वो वाला एरिया जो है ना, वही वाले एरिया में क्या करते थे चोल के राजा, अपनी अपनी गुणगान जो भी वो धर्म का पालन कर रहे हैं या अपनी तस्वीर लगाते थे न्यायप्रियता के रूप में, और जो भी कल्याण कार्य वो करते थे, जैसे कि उन्होंने कभी बांध बनाया, नदी बनाया, मंदिर बनाया, उसको वो लिखवा देते थे वहीं पे, समझ रहे हो। तो वही शिलालेख और मंदिर के लेखों में मिलता है। तो अब जानते हैं हम कि राज्य गठन और प्रशासनिक संरचना क्या थी चोल की। चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक संरचना थी वो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर व्यवस्थित थी। मतलब केंद्र सरकार भी थी, जैसे अब जब भी हमारे भारत में देखते हैं ना, भारत सरकार है केंद्र की, और राज्य की भी सबकी अपनी अपनी सरकार होती है, वैसे ही हमें चोलों में भी देखने को मिल रहा था। पर केंद्र ज्यादा मजबूत थी। तो केंद्र प्रशासन में क्या था, राजा होता था, सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक राजा को माना जाता था। सभी कानून, चाहे वो कर देना हो, सेना का प्रमुख हो, चाहे विदेश नीति लगाना हो, ये सब राजा करता था। फिर राजा के बाद कौन होता था? राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था सलाहकार मंडल। जैसे कि आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ना, वैसा ही। तो राज्य के प्रशासन में मंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सबसे प्रमुख मंत्री को महामंत्र कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर। और अन्य मंत्री होते थे वित्त मंत्री, न्याय, सेना, धर्म। आप हमारे आज से देख सकते हो कॉन्सेप्ट करके कि मोदी जी है, ठीक है, सबसे प्रमुख मंत्री। और राष्ट्रपति हमारा प्रमुख है। फिर उसके बाद मोदी के साथ कोई है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, जो केंद्रीय मंत्री जितने भी है, उससे आप सलाहकार मंडल कह सकते हो, चोल से जोड़ के आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा बड़ा विभाग आ जाता है वित्तीय विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कर संग्रह और राजकोष प्रबंधन करता था। जैसे ये क्या करता था, भूमि कर, व्यापार, मछली पकड़ने और खनन से जितने भी कर होते थे उन सबको लिखता था और उसकी जानकारी रखता था, ठीक है। तो सैन्य प्रशासन चौथा एक विभाग था चोल साम्राज्य का, केंद्र का, जो क्या करता था, राज्य स्वयं सेनापति होता था या प्रमुख सेनापति का होता था। तो सेना प्रशासन का प्रमुख किस कौन होता था? राजा होता था चोलों में। सेना में कौन कौन सी सेना होती थी? पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसैनिक सेना, ठीक है, यानी नाव वाली सेना जो होती थी, ये तीनों सेना थी चोलों के पास। चोलों की नौसैनिक शक्ति के माध्यम से चोलों ने बड़े बड़े जो विदेशी अभियान है वो जीते थे। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, उस उसकी, जैसे कि हमारे कंबोडिया, हमारे मलेशिया वगैरह एरियाज आते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया ना, तमिल हमारे दक्षिण भारत, उसके बाद तमिलनाडु यहाँ है, फिर उसके बाद जो यहाँ यहाँ कंट्रीज आती है ना वहाँ पे, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने चोल का केंद्र का शासन जान लिया, प्रशासन। अब हम प्रांत का प्रशासन जानते हैं, यानी राज्य। जैसे कि अब हमारा भारत था, भारत है, अभी हम भारत का मान लो हम जान रहे थे, ठीक है। अब हम जानेंगे जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता है ना, इसका शासन। तो मतलब चोल के साम्राज्य में जो ऐसे प्रांत होते थे, अब उनमें कैसे प्रशासन होता था? तो चोल साम्राज्य में भूमि को विलायती या प्रांत कहा जाता था, जिसमें मंडलम, वलानाडु और नाडु होते थे। मतलब क्या है, प्रांतीय शासन किस में विभाजित था? विलायत या प्रांतों में विभाजित होता था। प्रांत में कौन कौन सी चीज आती थी? सबसे बड़ा होता था प्रांत में मंडलम, जो कि सबसे बड़ा प्रांत होता था, जैसे कि तमिल, कोरमंडलम, ये बड़े बड़े प्रांत क्षेत्र होते थे जो कि चोल साम्राज्य में आते थे, ठीक है। उसके उससे छोटा होता था वालनाडु। वालनाडु है ना, ये मंडलम के अंतर्गत आता था। ये भी प्रांत होता था, छोटे प्रांत मंडलम के अंदर आता था। उसके बाद आता था नाडु। नाडु तीसरी छोटी इकाई होती थी, जो कि गांव का समूह होता था। और चौथी सबसे इकाई होती थी प्रांत शासन की, कुरम। कुरम होता था गांव का सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई, यानी सबसे छोटा होता था कुरम। कुरम से बड़ा होता था गांव का समूह यानी नाडु। फिर नाडु गांव का समूह को मिला के होता था मंडलम। मंडलम को मिला के होता था पूरा, सॉरी, वालनाडु, और वालनाडु को मिला के होता था मंडलम, समझ गए। तो प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी जो है वो राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे, यानी राजस्व अधिकारी होते थे, जो कि क्या करते थे? राजस्व अधिकारी भूमि कर को इकट्ठा करा करते थे, संग्रह करते थे, इन सब की जिम्मेदारी होती थी, यानी जितने भी टैक्स रिलेटेड है वो चीज देखते थे। दूसरा ये होते थे सैनिक अधिकारी प्रांतीय शासन में, ये क्या करते थे? सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। तीसरे होते थे ग्राम प्रधान।
ठीक है। ग्राम प्रधान क्या कहते करते थे, ये स्थानीय भूमि, पानी प्रबंधन और न्याय निर्णय करते थे। जैसे आज हमारे, मान लो कि कोई प्रांतीय शासन में, हमारे भारत में प्रांतीय शासन मान लो हमारा हो गया दिल्ली, दिल्ली में राजस्व अधिकारी होगा ना, जो इकट्ठा करता होगा, हमारी दिल्ली पुलिस है, तो वैसे ही सैनिक अधिकारी हो गया, फिर ग्राम प्रधान हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारे होते हैं ना ग्राम प्रधान हमारे, जैसे कि उसका चुनाव होता है ना नगर पालिका का, मान लो, तो उसमें पानी प्रबंधन ये सब देखा जाता है ना, तो ये वाला मान सकते हो, एग्जाम्पल के लेके, मतलब कंपेयर करके कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि ग्राम और पंचायती प्रणाली कैसी थी चोल साम्राज्य में। तो चोल साम्राज्य में ग्राम स्तर पर शासन होता था, मतलब लोकल तक शासन होता था, यानी ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम की स्वतः उच्च थी, यानी वो क्या थी, एक खुली असेंबली थी। पंचायत में वयोवृद्ध और प्रतिष्ठित नागरिक शामिल थे, जो वृद्ध वृद्ध होते थे। निर्णय कौन क्या क्या इसमें करा जाता था ग्राम पंचायत में, भूमि वितरण, सार्वजनिक निर्माण और कर, जैसे आज भी हमारे गांव में पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, बिल्कुल वैसे ही होता था चोल साम्राज्य में भी। चोल साम्राज्य में प्रांत में और क्या चीज आती थी, गांव में ग्राम शासन में कार्यक्रम और विकास, यानी सिंचाई, जल भंडार, मंदिर निर्माण, सड़क निर्माण, तो ये सब ग्राम सभा में जो जनता होती थी वो तय करती थी। उसके बाद क्या आते थे, गांव गांव के शासन में अधिकार और जिम्मेदारी, यानी ग्राम वासियों को कर देने, श्रम और सैनिक सेवा देने का कर्तव्य भी होता था, कि जब उनको जरूरत पड़े तो वो सेना के तुरों में भी आएंगे। पंचायत को सामाजिक न्याय लागू करने का, आपसी विवाद सुलझाने का अधिकार था, जैसे आज भी हमारे गांव में होता है ना, मुखिया जी सुलझाते हैं, वैसे ही। तो चोल साम्राज्य में कानून कैसा था और न्याय कैसा था, उसको भी जान लेते हैं। तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी अगर न्याय कौन करता था चोल साम्राज्य में, राजा करता था। नागरिक और अपराधी मामलों का अंतिम निर्णय अगर किसी को लेना है तो वो राजा लेता था, कि इसे सजा देगा, कि मृत्यु देगा, कि क्या करेगा। तो शिलालेख में न्याय और कानून की स्थापना पर जोर दिया गया है। ठीक है, मतलब जो हमें चोल के शिलालेख मिलते हैं। दूसरा, स्थानीय न्यायालय होते थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो होता था कौन, मान लो आज जैसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, तो सुप्रीम कोर्ट का आज तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, बट मान लो कि अगर चोल साम्राज्य था ये, तो कौन होता है, मतलब राष्ट्रपति होता है, ऐसे मतलब बताया गया है। तो स्थानीय न्यायालय में कौन होता था, ग्राम पंचायत छोटे विवाद सुलझाता था, जैसे आज भी हमारे मुखिया जी होते हैं गांव में, तो ये प्रांत न्यायालय होते थे, जो कि बड़े बड़े मामले वो छोटे मतलब गांव के अंदर ही निपटा देते थे। उसके बाद शास्त्र और कानून, यानी धर्मशास्त्र और स्थानीय परंपरा कानून का आधार होता था, यानी धर्मशास्त्र के अनुसार जो सजाएं होती थी और स्थानीय परंपरा द्वारा उसी द्वारा न्याय करा जाता था। न्याय में राजा जो है वो पंचायत दोनों से ही सहमति लेनी पड़ती थी। तो चोल साम्राज्य में समाज और राज्य संबंध की कैसी रिलेशन था, तो धार्मिक संगठनों की भूमिका होती थी, यानी मंदिर राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र थे। तो चोल साम्राज्य में मंदिर और प्रशासन हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। मंदिर जो है वो भूमि कर से स्वतंत्र और श्रमिक प्राप्त करती थी, यानी मंदिर जो है वो टैक्स नहीं दिया करती थी। ब्राह्मण और पुजारी राजा के सलाहकार होते थे, और सामाजिक समर्थन भी होते थे, मीन्स समाज में कोई कल्याणकारी कार्य कराना हो, सड़क बनाना हो, बाजार बनाना, उन सब में मंदिर के जो पुजारी है वो योगदान देते थे। ठीक है। तो चोल साम्राज्य में वर्ग और जाति व्यवस्था की बात करें तो वर्ग जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में था बटावा। राजतंत्र जाति के आधार पर प्रशासन को सैन्य शक्ति में सामंजस्य बनाए रखता था, यानी सब में एक सामंजस्य बना के रखा था, कोई विवाद नहीं होता था। तीसरा, अर्थव्यवस्था और कराधान कैसा था चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जिसमें व्यापार भी होता था, समुद्री व्यापार भी होता था, और विदेशी व्यापार भी होता था, जिससे विदेशी मुद्रा आती थी। और कर संग्रह से भी जो चोल शासक है वो अपना जो, जैसे कि भूमि कर, व्यापार कर और पेशेवर कर से वो अपना जो राजकोष है वो भरते थे। तो चोल राज का समुद्री विस्तार की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहाँ का अपना समृद्ध विस्तार किया था, कैसे, तो नौसैनिक शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी उनकी, चोलों की, क्योंकि चोल जो दक्षिण भारत है ऐसे, अब यहाँ से यहाँ तक था उनका साम्राज्य, तो ये पानी से घिरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो है वो नौसैनिक शक्ति अच्छी होगी। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे कि स्वेजिजे, कंबोडिया, इंडोनेशिया में इनका प्रभाव था। मैंने बताया ना जो यहाँ पे कंट्रीज होते हैं वो है कंबोडिया, मलेशिया वगैरह, ठीक है, इंडोनेशिया, जो क्या करती थी, इनसे बहुत अच्छा इनसे संबंध था। व्यापारिक और सैन्य अभियान यहाँ पे चलाए थे, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से भी यहाँ पे कब्जा करा था चोलों ने, और सैन्य अभियान भी चलाए थे, मतलब जीते भी थे कई राज्य। तो समुद्री व्यापार की अगर हम बात करें तो मसाले, कपड़ा, समुद्री संसाधन जो है वो उस पर कब्जा करते थे। विदेशी व्यापार और संस्कृति का यहाँ से आदान प्रदान होता था, क्योंकि यहाँ कल्चर यहाँ जाता था, यहाँ से यहाँ जाता था। तो राज्य की शक्ति का प्रमाण मिलता है विदेश में शिलालेख और मंदिर निर्माण से। आपको पता है कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और जावा में, इन सब में आपको हिंदू मंदिर मिलेंगे, शिव के मंदिर मिलेंगे, जो क्या है आपको दिखाएंगे
वहाँ के शिलालेखों में जो है ना हिंदी संस्कृत भाषा मिलेगी, देखते जो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं मतलब चोलों का प्रभाव है यहाँ पे। तो राजा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी, चोल राजा को। तो शिलालेख और ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें कि चोल कौन कौन से शिलालेख और ऐतिहासिक प्रमाण है, तो चोल शिलालेख जो है वो कॉपर प्लेट्स और स्टोन इंस्क्रिप्शन से बनाई जाती थी, यानी स्टोन यानी जो पत्थर के चट्टान टाइप के होते हैं उस पे खदोर के जुगरा लिखा जाता है। उस पे क्या क्या मिलता था, उस पे प्रशासन के बारे में जानकारी, कर के बारे में, भूमि वितरण के बारे में, धार्मिक जितनी भी अनुदान दे रहा है राजा, इन सब के बारे में लिखा जाता था। उदाहरण के तौर पे तंजावुर मंदिर, गंगाई कोंडा, चोलापुरम इंस्क्रिप्शन, इन तीनों इंस्क्रिप्शन से क्या पता लगता है हमें, प्रशासन, कर, भूमि अनुदान, इन सब के बारे में चोलों के। तो शिलालेख से स्पष्ट होता है कि राज्य संगठन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर, दोनों स्तर पर अच्छी तरह से चल रही थी चोलों की। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि चोल साम्राज्य का राजतंत्र और राज्य गठन जो है वो भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और जो ये साम्राज्य है ये केवल केंद्र और प्रांत तक ही व्यवस्थित नहीं था, बल्कि हम देखते हैं कि इसमें कई सारे धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया। और राजा भी क्या करता था, राजा धार्मिक और राजनीतिक दोनों शक्ति का केंद्र था। और हमें इसमें ग्राम पंचायत देखने को मिला, केंद्र मंत्रियों का हमने बारे पढ़ा, हमने इसमें सामाजिक और धार्मिक जो संचालन है उसको देखा कि विदेशों में भी कैसे व्यापार के माध्यम से और समुद्र विस्तार के माध्यम से चोल राजा अपनी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। अंततः हम ये कहेंगे कि चोल साम्राज्य में राजतंत्र और राज्य गठन ने संगठित, न्याय संगत और प्रभावशाली शासन प्रणाली जो है वो विकसित की थी, जिसने न केवल दक्षिण भारत बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में राज्य निर्माण को एक श्रेष्ठ बनाने में मदद की है। तो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राजसी वैधता यानी लेजिस्लेशन ऑफ रॉयल अथॉरिटी और मंदिर निर्माण यानी टेम्पल कंस्ट्रक्शन और वंशावली यानी जेनेलॉजीज और अनुष्ठान प्रतीकवाद यानी रिचुअल सिंबोलिज्म के माध्यम से चोल राजाओं ने सत्ता को कैसे वैध ठहराया, उदाहरण सहित बताना है आपको। मीन्स आपको ये बताना है कि कैसे चोल साम्राज्य ने इन सभी चीजों के माध्यम से सत्ता को वैध बताया, कि सत्ता में क्या क्या चीजें करवाई, मंदिर निर्माण कराया, राजसी वैधता, वंशावली और अनुष्ठान प्रतिज्ञात्मक को अपने बताने का उसमें प्रयास किया अपने शासन में। ठीक है, तो उदाहरण से सॉरी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम अपने आंसर्स को। तो भारतीय इतिहास में मध्यकालीन दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था, उसमें राजनीतिक संरचना, सांस्कृतिक विकास और धार्मिक संस्थाओं के उपयोग दृष्टि को अत्यंत भूमिका निभाई। मतलब जो भी संस्कृत और राजनीतिक संरचना में चीजें आ रही थी जैसे कि राजसी व्यवस्था, मंदिर निर्माण, वंशावली, अनुष्ठान प्रतिवाद, इन सबको दिखाने का प्रयास किया। जिसने क्या करा, चोल केवल युद्ध और समुद्री शक्ति के लिए ही इसलिए नहीं जाने जाते हैं, इसलिए चोलों को हम उनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीज जैसे कि उनकी सत्ता को वैध बताने के लिए उन्होंने उपयोग किया, उन सभी चीजों से उनको जाना जाता है। जिसमें उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में राजसी वैधता को वह प्रक्रिया है ये बताया कि जिसके माध्यम से शासक अपने शासन, अपनी शक्ति और अपनी नीतियों को जनता, धार्मिक संस्थानों और राजनीतिक तंत्र के सामने उचित ठहराता है। अपनी जितनी भी राजसी वैधता है, केवल बल से सत्ता नहीं चलती है, किंतु बल जनता के मन में स्थायी निष्ठता जरूर पैदा करती है। तो इसने वही करा था। तो चोलों ने सिद्धांत को गहराई से समझा और सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए उसने तीन मुख्य चीजों का उपयोग किया, जिससे उसने अपनी सत्ता को अच्छा ठहराया। एक है मंदिर निर्माण, दूसरा है वंशावली निर्माण, तीसरा है अनुष्ठानिक प्रतीकवाद के माध्यम से। यानी इन तीन स्तंभों के माध्यम से चोल ने क्या करा, अपने प्रशासन को दैव्य ठहराया कि मैं देवता का एक अवतार हूँ। समझ रहे हो? तो मंदिर निर्माण और राजनीतिक वैधता कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। तो मंदिर जो है वो धार्मिक संस्था से राजनीतिक केंद्र दोनों बन गई थी चोल साम्राज्य में। यानी चोलों ने मंदिर को सत्ता की वैधता का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना था, कि सत्ता को कंट्रोल करने का माध्यम सबसे ज्यादा है वो मंदिर है। आज भी जैसे कि बीजेपी पार्टी में यही हो रहा है, जैसे कि राम मंदिर बनाया तो उनसे उनको वोट बहुत मिले। तो मंदिर कहीं ना कहीं राजनीतिक केंद्र में प्रभावशाली माध्यम होती है। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं होती, बल्कि साथ साथ प्रशासनिक कार्यालय और भूमि प्रबंधन के लिए और आर्थिक संस्थाएं, कला संरक्षण,
इन सब का केंद्र होती है मंदिर। तो चोल राजा जो है वो स्वयं को क्या बोलता था कि मैं भगवान शिव का जीवित प्रतिनिधित्व हूँ, यानी लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिवा। तो उनके द्वारा निर्मित जितने भी मंदिर थे उनके शासन में वो दृश्य क्या दिखाते थे और वास्तुकला में कि मैं बिल्कुल क्या हूँ, मैं भगवान का ही एक अवतार हूँ। एग्जाम्पल में उन्होंने तंजावुर का विद्रेश्वर मंदिर बनाया था जो कि राजा राज चोल प्रथम ने बनाया था। राजा राजा चोल प्रथम का काल 1985 से 1014 तक था। इन्होंने वृद्धेश्वर चोल मंदिर बनवाया था जो कि राजसी वैधता का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें उन्होंने दिखाया कि मैं राजा कैसे भगवान से कनेक्ट हूँ। तो ये मंदिर 216 फीट ऊंचा बनाया जिसमें विमान शिखर है, शक्ति है और अजेयता का प्रतीक है। मतलब आज भी मंदिर या कोई स्थापत्य कला कोई जीतता है तो क्यों बनाता है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बनाता है। मंदिर के जो भित्ति चित्र है उसमें राजा की युद्ध, विजय, दान, प्रशासन, धार्मिक कार्यों को दर्शाया गया है। कि मैंने आपको बताया ना जो हमारा मंदिर होता है उसके अंदर गर्भगृह होता है और जो गर्भगृह के बाहर वाला हिस्सा होता है जहाँ से जनता मंदिर को देखती है उस पे उन्होंने ये लिखवाया कि जो जो भित्ति चित्र के माध्यम से ये दिखा रहा है कि राजा कौन कौन से युद्ध कर रहा है, राजा कितना दान कर रहा है, राजा कितने धार्मिक कार्य कर रहा है। अब जनता ये सब देखेगी तो जनता तो कहेगी हाय राजा इतना काम कर रहा है, भगवान का ही रूप है। तो वही भगवान के रूप को ही दिखाने का प्रयास किया। तो मंदिर को राजकीय कर, समुद्री व्यापार, युद्ध, लूट और विदेशी उपहार से संपन्न किया गया। मतलब राजा जो है क्या करता था, जब भी कोई समुद्री व्यापार करता था या लूट कर कर आता था, क्योंकि प्लंडिंग बहुत ज्यादा इनकी मेजर कह सकते हो एक तरीका था जिससे मतलब क्या करते थे चोल हम मतलब लूट बहुत करते थे, दे जाते थे दूसरे कंट्रीज को मतलब हराते थे और लूट के आ जाते थे, प्रशासन नहीं करते थे वहां पे। और विदेशी जितने भी उपहार आते थे तो ये सब ये मंदिर को दिया करते थे। तो शिलालेख में बार बार ये उल्लेख मिलता है कि राजा राजेश्वर ने क्या करा, वह राजा जो शिव की इच्छा के अनुसार शासन करता है। इससे यह संदेश दिया गया कि राजा की शक्ति दैवीय है और धार्मिक आदेश पे यानी भगवान के आदेश पे राजा राजेश्वर क्या कर रहा है, जनता पे शासन कर रहा है। तो जनता क्या है, सवाल नहीं करेगी। समझ रहे हो कि राजा को भगवान से जोड़ के दिखाया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दूं आपको तो गंगेकोंड चोलापुरम का। तो गंगेकोंड चोलापुरम जो है ये राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। गंगाई कोंडा कह सकते हो इसको। राजा राजा चोल के पुत्र जो थे राजेंद्र चोल, जिसने 1014 से 1044 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। इन्होंने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नगर और मंदिर का निर्माण किया था। गंगा नदी का जल दक्षिण तक लाकर मंदिर में स्थापना किया था। क्या किया था मैं बता दी हूँ। जो ये राजेंद्र चोल है ये आपको पता होगा उत्तर भारत में पाल साम्राज्य था ना बंगाल में, वो पाल शासक को इन्होंने हराया था। मतलब वहां तक अब दक्षिण भारत से लेके मतलब उत्तर में जो बंगाल में जो पाल है उसको हराया था। अब वहां पे बहती है गंगा नदी। अब वहां से गंगा नदी का पानी को इकट्ठा करके यहाँ पे दक्षिण भारत में एक शहर बसाया गया जिसका नाम रखा गया गंगाई कोंडा। अब गंगाई कोंडा में गंगा नदी के पानी को डाला गया। ये जीत को दिखा रहा था कि देखो मैं उत्तर भारत गया, मैंने गंगा नदी में रहने वाले लोग को हराया और गंगा का पानी लेके मैं आया। तो विजय का प्रतीक उन्होंने नाम भी क्या बनाया, गंगाई कोंडा, यानी गंगा क्षेत्र को जीतने वाला मैं। ठीक है, ऐसे दिखाया। तो और इसने राजेंद्र चोल को गंगाई कोंडा यानी गंगा विजेता की उपाधि दी। तो यह संस्कृति ये संदेश देता है कि राजा धरती और पवित्रता दोनों पर अधिकार रखता है। यानी इसने ये दिखाने का प्रयास किया कि राजा जो है वो साम्राज्य तो लेता है, जैसे कि जब उसने पालो को हराया वो क्षेत्र उसका हो गया, साथ साथ वहां की जो पवित्रता है, जो वहां की पवित्रता है गंगा नदी, वो गंगा नदी पे भी अब किसका अधिकार है, राजा राजा चोल का अधिकार है। तो ये मंदिर केवल धार्मिक महत्व ही इसलिए नहीं रखता था बल्कि ये घोषणा थी कि चोल साम्राज्य कितना महान है और कितना बड़ा है, ये बताया जाता था मंदिर में चित्र वगैरह के माध्यम से। तो तीसरा एग्जाम्पल दूं तो मैं मुदेर, कांचीपुरम और चिदनपुरा का मंदिर चोलों द्वारा बनाया गया था। इन मंदिरों में चोलों ने भूमि दान, व्यापारिक आय, कृषि दान, श्रम और अनुष्ठान के माध्यम से संपन्न ये मंदिर कर दिया था। और ये मंदिर बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। मंदिर जो है वो राज्य के बराबर ही होता था, यानी इस मंदिर में सभाएं किया जाता था जो कि प्रशासनिक निर्णय भी लेती थी मंदिर के सभा में। समझ रहे हो, प्रशासन से रिलेटेड निर्णय भी लिया जाता था। अनाज भंडार होता था जो कि कर संग्रह करता था। देवदासी होती थी और विद्वान ये क्या करती थी, कला का संरक्षण करती थी। देवदासी वगैरह क्या करती थी, कला वगैरह का, भित्ति चित्र वगैरह का और नाटक जो संगीत है उसका संरक्षण करती थी, वो गाती थी, नाचने वाली जो होती थी। पुरोहित वर्ग होता था जो कि देवी वैधता प्रदान करता था, यानी जो लोगों को मंदिर मतलब भगवान को जोड़ने का कार्य करता था। इस प्रकार मंदिर में राजा, धर्म, जनता, अर्थव्यवस्था सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे चोल में। तो चोल की दूसरी जो दैवी उत्पत्ति
बताई गई है वो वंशावली से बताई गई है। यानी वंशावली के माध्यम से स्वयं को पवित्र बताया गया और शाश्वत बताया गया। यानी वंशावली के माध्यम से कैसे चोलों ने अपने आप को सूर्यवंश कहा। सूर्यवंश किससे जोड़ के देखा जाता है? सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? रघु ने की थी। और रघु कौन थे? वो हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र जो रघु है, हरिश्चंद्र, ये सब जो श्री राम है उनके पूर्वज थे। तो अपने आप को श्री राम के वंशज से दिखाया गया। तो क्या दिखाया गया? हम तो पवित्र वंश से आते हैं और हम क्या है, हम दैविक देवता के पुत्र पोते हैं, मतलब उनके वंश से आते हैं और हम उन्हीं के अवतार हैं। ऋषि अगस्त, भगवान शिव और कार्तिक के मुरुगन, इन सब से राजा अपने आप को जोड़ के दिखाता था, अपने अभिलेखों में अपने उपाधि लिया करता था। तो मिथ्यज्ञ और ऐतिहासिक वंश बताया गया। यानी राजा ने स्वयं को चोल वंश का पुनर्जीवित रूप घोषित कर दिया। यानी शिलालेख और साहित्य में चोलों ने क्या लिखा कि चोल राजा सूर्य वंश में जन्मा, देवता द्वारा संरक्षित, शिव द्वारा नियुक्त, जनता द्वारा स्वीकार्य है। यानी चोल राज्य सूर्य वंश का है और ये देवताओं द्वारा जन्माया गया है, संरक्षित करने के लिए शिव द्वारा नियुक्त किया गया है, जनता को इनको स्वीकारना ही पड़ेगा, हम भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं। ठीक है। जितनी भी प्रशस्तियां हैं, जितने भी, उससे क्या पता लगता है कि कवि विद्वान और राजकी कवि, जैसे कि राजशेखर थे, नक्कीर थे, ओटकुत्थर थे, ये चोल साम्राज्य के कवि और राजकवि थे, विद्वान थे। इन्होंने चोल राजाओं को उपाधि भी दी थी, जैसे कि पर केसरी, इसका अर्थ है शेर जैसा विजेता राजा। राजकेशरी यानी सिंहासन का स्वामी। देवराजन यानी देवताओं के सम्मान वाला राजा। ये उपाधि चोल राजा लिया करते थे। तो इन साहित्य प्रमाणों से हमें जनता की चेतना में यह बिठाने का प्रयास किया जाता था, ये समझ आता है कि जो हमारा राजा है वो क्या है, देवता का ही रूप है। तो अनुष्ठान, प्रतीतवाद और सत्ता का धार्मिकरण, यानी अनुष्ठान से कैसे सत्ता बताई जाती थी। जैसे राजा है, राजा धर्म का संरक्षक, ऐसा कहा जाता है कि राजा धर्म का रक्षा करने वाला है। ने चोल साम्राज्य और धर्म से अलग नहीं थे। यानी धर्म और चोल साम्राज्य एक दूसरे को एक ही मानते थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। अनुष्ठान और राजशाही समारोह जो होते थे, वो सब राजा के पास पैसे होते थे, राजा कराता था। तो राजा ऐसे दिखाता था कि मैं जो त्योहार करा रहा हूँ, मैं जो मंदिर बना रहा हूँ, मैं जो अनुष्ठान करा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं धर्म का रक्षक हूँ। अपने आप को धर्म रक्षक कहा कहते थे। क्या क्या कराते थे राजा? अभिषेक कराते थे। यानी राजा को राज्य होने के समय, जब वो राजा बनता था पहली बार, तो वेदों का पाठ कराया जाता था। पवित्र नदी, बहुत सारी नदियों के जल है ना, उनसे उनको स्नान कराया जाता है। शिव मंदिर में फिर पूजा की जाती है। उसके माध्यम से ये घोषणा की जाती है कि किसी मानव द्वारा नहीं, बल्कि देवता द्वारा किसे युक्त किया जा रहा है, राजा को युक्त किया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र पे शासन करेगा। ठीक है। दूसरा क्या परंपरा होती थी? तो वो होती थी शाही प्रतीक। यानी चोल के शाही प्रतीक थे सिंह, जो कि शेर था, ध्वज, शंख, चक्र, राजदंड। राजदंड आपने देखा है, जो जो लकड़ी का आपने कौटिल्य के हाथ में टाइप देखा होगा। मुकुट, नंदी के प्रतीक, ये सब क्या है? ये सब देवीय प्रतीक थे, जो कि राजा को क्या बताता था कि मैं तो देवता जैसा हूँ। तीसरा मूर्तिकरण, यानी चोल शासकों की मूर्तियों को मंदिर में देवताओं के साथ रखा गया। चोल के जो शासक थे ना, देखो मंदिर बनाया गया, ठीक है, मैंने आपको बताया ना मंदिर होता है, मंदिर के सबसे अंदर गर्भगृह होता है जिसमें भगवान को रखा जाता है। और उसके बाद एक परिसर होता है जहां से भक्त क्या करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। गर्भगृह में किसी को जाने का अधिकार नहीं होता। तो जो परिसर होता है, यहीं पे दीवार और जो यहाँ पे जो है ना, उसमें मूर्तियां रखा गया है। और किसकी मूर्ति? चोल शासकों की, यानी देवता और भगवान की मूर्ति दोनों का एक ही जगह पे रखा गया है। राजा राजनीतिक नहीं बल्कि धर्म के रूप में दिखाया जा रहा था चोलों में। समग्र विश्लेषण की बात करें तो चोलों ने सत्ता निर्माण के लिए धर्म, स्थापत्य कला, वंश और प्रतीक, इन सब का उपयोग करा अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने आप को भगवान का वंशज या कह सकते हैं भगवान भगवान ही बताने के लिए। ठीक है। तो किस किस माध्यम से? मंदिर निर्माण के माध्यम से, अपने आप को सूर्य वंश यानी वंशावली के माध्यम से, और अनुष्ठान जैसे कि उसने क्या, अब राज्य अभिषेक के माध्यम से और चिन्ह के माध्यम से, इन सब के माध्यम से क्या बताने का कोई प्रयास किया कि मैं राजा हूं, भगवान का एक अंश हूं। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि चोल सत्ता दंड या बल पर आधारित नहीं थी, बल्कि ये गहन सांस्कृतिक, स्थापत्य और धार्मिक और राजनीतिक चीजों पर आधारित थी। यानी मंदिर ने सत्ता को दृश्य रूप से क्या बना दिया था कि राजा क्या है, वंशावलियों द्वारा, मतलब सूर्य वंश से आता है, भगवान से आता है और देव से जुड़ा है। अनुष्ठान होता है राजा का, यानी राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक में क्या है, भगवान के मंत्रों द्वारा उसे चुना जाता है, यानी भगवान उसे नियुक्त कर रहा होता है, ऐसा दिखाया गया। इस प्रकार चोल शासन मॉडल ये सिद्ध करता है कि पावर बिकम स्टेबल व्हेन इट्स बिकम स्प्रेड। यानी जब लोगों में डर होता है तो एक क्या होता है, जो स्टेबल होता है वो हमारा जो शक्ति होती है। क्योंकि आप है ना,
जनता को कब डराओगे? जब जनता में डर होगी ना, और जनता सिर्फ एक चीज से डरती है, वो है भगवान। भगवान में उसकी आस्था होती है। और जब राजा अपने आप को भगवान से जोड़ के देखने लगता है तो कोई सवाल नहीं करता फिर राजा से। यही कारण है कि चोल साम्राज्य केवल सैन्य क्षमता से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और वैधिकरण की शक्ति से लगभग 4 शताब्दियों तक एक महान साम्राज्य बन के रहा, यानी चोला इम्पेरर के तौर पर रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि चोल साम्राज्य का प्रभुत्व यानी हेजमोनिक एक्सप्रेशंस जो कि उनने करा था, जैसे कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य विस्तार किया था, श्रीलंका में, दक्षिण पूर्व एशिया में किया था। तो इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व क्या थे, ये बताना है। यानी श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी जो दक्षिण भारत है ना, ये तमिलनाडु है और ये केरल था, और यहाँ पे चोल साम्राज्य इतना बड़ा था, तो उसमें से यहाँ श्रीलंका आता था। और ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसमें कंबोडिया वंगोडिया वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्षेत्र विस्तार करा था और यहाँ पे भी। तो इस जो यहाँ पे चोलों ने इन दोनों पे क्षेत्र विस्तार करा था, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व क्या था, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य जो था, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था, वो न केवल भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है बल्कि एशियाई समुद्र और राजनीतिक इतिहास में भी, यानी एशिया के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चोलों ने जो अपना क्षेत्र विस्तार किया था, अपना भू राजनीतिक करा था, उसका उद्देश्य जो था व्यापारिक ही नहीं था बल्कि साथ साथ सांस्कृतिक और बहुत सारे हितों से जुड़ा हुआ था। बहुआयामी अभियान था कि हमें क्या करना है, राजनीतिक तौर पे भी जीतना है, अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रांग बनाना है और सांस्कृतिक भी अपनी प्रचार करना है। तो ये सभी कारण थे। तो विशेष रूप से राजा राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल द्वारा क्या करा गया था, साम्राज्य का विस्तार किया गया था, जैसे कि श्रीलंका में, मालदीव में, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में किया गया था। तो श्री विजय साम्राज्य जो है, श्री विजय साम्राज्य कहाँ पे था, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और बोनिया, जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे श्री विजय का साम्राज्य था। एक साम्राज्य चोल साम्राज्य के समय पे ही था। वह उसको हरा के चोल ने अपना शासन वहां पे बिठाया था, ठीक है। तो इन अभियानों के पीछे केवल सैन्य महत्वाकांक्षा नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बस क्षेत्र का विस्तार करना है, साथ साथ ये था कि व्यापारिक मार्ग है ना, उस पर भी नियंत्रण करा जाए। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत है, ये चोल साम्राज्य है, ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया वाले देश है, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई व्यापार करने आता था ना, तो वो ऐसे जाता था, पहले पहले मतलब ऐसे चीन जाना होता था ना, ऐसे जाता था, बट यहाँ पे रुक के। पर जब यहाँ पे पोर्ट वगैरह बन गए, यहाँ पे साम्राज्य वगैरह आ गए, तो लोग क्या है, अब यहाँ से यहाँ फ्यूल भराने के लिए रुकने लगे जहाज। तो अब क्या है, यहाँ चोल साम्राज्य को जरूरी था कि ये साम्राज्य मैं अपने अंडर में करूँ, कि जो ये फ्यूल वगैरह यहाँ से भरा है तो ये मेरे खजाने में आए, ये पैसे वगैरह। तो व्यापारिक मार्ग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। वही दूसरा था कि धार्मिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रचार करना। चोल अपने धर्म, अपनी संस्कृति का प्रचार भी करना चाहते थे, इस माध्यम से भी उन्होंने क्षेत्र विस्तार करा। तीसरा कि हिंद महासागर पे व्यापार नेटवर्क बनाना चाहते थे। तो ये जो हिंद महासागर है, ये वाला एरिया, इसमें वो अपना व्यापार नेटवर्क बनाना चाहते थे, इन्हें हर जगह अपना कब्जा करना चाहते थे कि हमारा शासन हो हर जगह और हम कंट्रोल करें इस व्यापारिक मार्ग को। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण था कि प्रतिस्पर्धी साम्राज्य, विशेषकर जो विजय श्री विजय है, उसको सीमित करना था। जो यहाँ पे साम्राज्य था श्री विजय, उसको सीमित करके अपने साम्राज्य को यहाँ पे बढ़ाना था। ये 4 कारण थे जिसने क्या करा, चोलों को अपने सैन्य अभियान करने के लिए प्रेरित किया। तो चोल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, इसका पृष्ठभूमि क्या था, इसको हम जानते हैं। तो समुद्र शक्ति के निर्माण के कारण चोलों ने अपना क्या करा, क्षेत्र विस्तार किया। चोल साम्राज्य एक तटीय साम्राज्य था, मैंने बताया, ऐसे दक्षिण भारत नीचे से है, यहाँ पे चोल साम्राज्य पूरे में फैला हुआ था। तो यहाँ पे तीनों तरफ से पानी से घिरा था, तो इसलिए कहते हैं इसको तटीय क्षेत्र है। तो भौगोलिक स्थिति इसकी समुद्र यात्रा के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल थी, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, सॉरी तीनों तरफ से। तो चोलों ने समुद्र को केवल प्राकृतिक सीमा नहीं बल्कि विस्तार के अवसर के रूप में देखा। इन्होंने इसको एक नेगेटिव वे में नहीं देखा, बल्कि एक पॉजिटिव वे में देखा कि हम इससे व्यापार कर सकते हैं विदेशों में। तो कावेरी डेल्टा, कोरमंडलम तट और तंजावुर जैसे क्षेत्र उन्हें वहां पे उन्होंने बंदरगाह बनाए, जहाज निर्माण किया और व्यापारिक नेटवर्क प्रदान किया। मतलब यहाँ पे कावेरी डेल्टा थी, ठीक है, कावेरी डेल्टा और कोरमंडल और जो इस और तंजावुर, तो यहाँ पे उन्होंने शहर बिठाए, यहाँ पे उन्होंने जहाज निर्माण किया और यहाँ से वो लोग व्यापार करते थे। तो नौसेना का बहुत विकास किया चोलों ने। चोलों की नौसेना बहुत फेमस थी। चोलों ने संगठित और सशक्त नौसेना विकसित की थी, जो उस समय भारत में दुर्लभ बात थी, मतलब असामान्य बात थी कि उस समय हमारी नेवी इतनी अच्छी थी। तो शिलालेखों में उन्हें कहा गया कि समुद्र के स्वामी, चोलों को समुद्र का स्वामी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी नौसेना पूरी दुनिया में इतनी श्रेष्ठ मानी जाती थी। उनके जो युद्ध पोत होते थे
लकड़ी के बने होते थे वो जो जहाज होते थे युद्ध वाले, और बड़ी संख्या में सैनिक, घुड़सवार और वस्तुएं जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इस चीजों पे चली जाती थी, मतलब व्यापार के लिए, तो इसलिए नौसेना उनकी बहुत अच्छी थी। तो अब जानते हैं हम श्रीलंका में चोल का प्रभुत्व क्या था। तो पहला आक्रमण या अभियान जो है वो श्रीलंका में चोलों ने करा था। तो राजा राजा चोल प्रथम ने 1985 से 10 से 14 तक उनका शासन था। उस टाइम पीरियड में उन्होंने श्रीलंका में विस्तार किया अपना। उनका जो उस समय श्रीलंका को सिंघल वंश, तो सिंघल वंश का शासन था जिसके राजा महेंद्र पांचवे थे। उन्होंने उनको हराया था चोल राजा ने, राजा राजा चोल प्रथम ने, और श्रीलंका के उत्तरी भाग यानी ये वाले भाग पे कब्जा कर लिया था। अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया था। अनुराधापुरम क्या थी, श्रीलंका की राजधानी थी उस समय, और उन्होंने अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया था श्रीलंका पे। तो जानते हैं हम कि राजा राजा चोल तो हमने जान लिया। अब राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा स्थानीय शासन कैसे किया गया था। तो राजा राजा चोल के पुत्र थे राजेंद्र चोल, जिनने विजयों को स्थायी रूप दिया। जो जो राजा राज द्वारा जो जो राज्य जीते गए थे, राजा राज ने तो जीत के छोड़ दिया था बस उसे लूट के, पर जब उसका पुत्र आया तो उसने अब उसको अपने अंदर मिलाने की बात की, यानी स्थायी रूप देने की बात की। तो उसने श्रीलंका में चोल प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना और व्यापार, इन सब पे नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया राजेंद्र चोल ने। राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि सड़कों और बंदरगाहों का विकास किया गया व्यापारिक वृद्धि के लिए। कहाँ पे, श्रीलंका में। भूमि सर्वेक्षण और कर संग्रह किया गया जिससे राजस्व में सुदृढ़ता बढ़े। सैनिक ठिकाने बिठाए गए जिससे स्थानीय शासन मजबूत हुआ श्रीलंका का। तो प्रतिरोध और अंत में ये कहते हैं कि कुछ दशकों के बाद सिंघल वंश पुनः वापस लौट गया और चोल का प्रभाव वहां से फिर हट गया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में चोल विस्तार कैसे हुआ उसको जानते हैं, जो कि श्री विजय साम्राज्य को हराया था। ये था हमारा दक्षिण भारत। ये जो हमारा एरिया होते हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, ये छोटे छोटे देश को मिला के जो यहाँ पे था, ये था श्री विजय साम्राज्य था यहाँ पे फैला हुआ। ठीक है, और यहाँ पे था हमारे भारत में चोल। तो श्री विजय का महत्व क्या था, तो 11वीं शताब्दी में श्री विजय साम्राज्य, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, इन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था, ये एक शक्तिशाली साम्राज्य था। श्री विजय जो है वो चीन और भारत व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि भारत का अगर व्यापार चीन से होता था समुद्री मार्ग से, तो ऐसे होता था, ऐसे जाके, तो इसके लिए वो इस रास्ते से भारत को गुजरना होता था। तो ये टक्कर में बीच का राज्य था। तो बौद्ध अध्ययन का प्रमुख स्थान भी है ये। यहाँ पे बहुत ज्यादा बौद्ध शिक्षाएं भी दी जाती थी, और हिंदी महासागर का व्यापारिक नियंत्रण था, यानी जो भी अगर इस रास्ते से चीन में व्यापार करने जाता था तो उसको इस रास्ते से गुजरना होता था। ठीक है, तो इसलिए हम चोल को था कि ये वाला एरिया मैं अपने कब्जे में करूं। तो राजेंद्र चोल का अभियान चलाया गया 1025 में। राजेंद्र चोल ने क्या करा, समुद्री अभियान चलाया और श्री विजय की राजधानी जो कधा और पलम्बुगान थी उस पर कब्जा कर लिया, यानी वो जो एरिया मैंने बताया आपको उस पर कब्जा कर लिया। इस अभियान में चोल नौसेना ने मलेशिया, सुमात्रा, मलक्का, जल्ड मुर्बद्दे और बोर्निया जैसे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कर लिया। अब चोल ने अपने अंदर कर लिया ये, यानी अब कोई भी व्यापार अगर समुद्री मार्ग से चीन की तरफ जाता है तो वो सब चोल के अंतर्गत आता था। कारण क्या हुआ कि व्यापार पे नियंत्रण चोलों को हुआ। चोलों ने मसाले, मोतिया, रेशम व्यापार, इन सब पे अपना अधिकार चाहा, और हुआ भी उनका। धार्मिक प्रतिस्पर्धा यानी बौद्ध विजय जो जो थे, श्री विजय बनाम शिव शक्ति चोल का चल रहा था, क्योंकि श्री विजय जो है वो बौद्ध धर्म को वहां फैला रहे थे जो इन दक्षिण पूर्व एशिया में थे, और जो चोल थे ये शिव भक्त थे। तो शिव भक्ति को बौद्ध से ऊपर दिखाने के एक कंपटीशन भी चल रहा था। तो सामरिक कारण भी था कि चीन और अरब व्यापारियों से सीधा संपर्क, क्योंकि जो भी चीन व्यापार करता था, अरब का व्यापारी चीन जाना चाहता था, वो कहाँ पे रुकता था, हमेशा इन्हीं पे रुकता था जो दक्षिण पूर्व एशिया देश है। तो वहां पे भारत का संपर्क फिर नहीं हो पाता था। तो भारत के व्यक्ति से उनका संपर्क बढ़े, इसलिए वो राज्य को चोलों ने जीतना चाहा। परिणाम ये हुआ कि श्री विजय की शक्ति कमजोर हुई। चोलों ने हिंद महासागर और व्यापार पे अपना स्थापित कर लिया। आर्थिक महत्व ये हुआ कि व्यापार में वृद्धि हुई, जैसे कि मसाले, मोती, हाथी दांत, इन सब का भारत से व्यापार होने लगा। कर राजस्व में वृद्धि हुई, क्योंकि बंदरगाह जो बंदरगाह थे वहां से क्या करने लगे, जो चोल है वो कर इकट्ठा करने लगे। व्यापारी संघों का इससे विकास हुआ, जिसमें अणु, नंदेश्वरम, ये सब क्या थे, व्यापारिक संघ थे जो कि व्यापार करते थे। तो चोलों ने व्यापारिक गिल्ड, यानी जो गिल्ड सिस्टम है उस पर आधारित एक ढांचा भी बनाया था, जिसमें मध्य एशिया कह सकते हो मध्यकालीन वैश्विक व्यापार में बड़ा योगदान दिया था इन गिल्डों ने। तो राजनीतिक महत्व, सॉरी, सांस्कृतिक महत्व भी था।
कि चोल विस्तार ने क्या करा, सैन्य और आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बहुत मजबूत किया। जैसे कि हिंदू धर्म और मंदिर का प्रचार किया दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी ये दक्षिण भारत और यहाँ के जो देश है यहाँ पे हिंदू संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में चोलों ने शिव मंदिर, नटराज उपासना और द्रविड़ वास्तुकला का बहुत ज्यादा प्रचार किया और बनवाया। जैसे कि अंगरकोट वाट है जो कंबोडिया में है, ये मंदिर है शिव मंदिर। प्रभावन में इंडोनेशिया में शिव मंदिर देखने को मिलता है। यानी अपने मंदिर को, अपने भगवान को दूसरे देशों में फैलाने का प्रयास किया, संस्कृति को। तो भाषा और लिपि का भी प्रभाव देखने को मिला। तमिल व्यापारी और दक्षिण पूर्व एशिया में बसने लगे। जितने भी तमिल व्यापारी थे वो क्या करने लगे, यहाँ पे बसने लगे। तो यहाँ पे तमिल भाषी लोग लेने लगे। तो अभी भी आप अगर इस क्षेत्र में घूमने जाओगे ना, ये विदेश का क्षेत्र है कंबोडिया वगैरह, तो यहाँ पे आपको तमिल बोलने वाले लोग मिलते हैं। तमिल श्रीलेखा आज भी इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार के माध्यम से ही विकसित हुआ। बौद्ध और हिंदू समन्वय देखने को मिला। चोल और श्री विजय का संपर्क ने बौद्ध धर्म के साथ सिर्फ परंपरा का समन्वय किया, कला और नृत्य के रूप में प्रसार को बढ़ावा दिया। यानी जो यहाँ वाला एरिया था, यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म और जो हिंदू धर्म है दोनों देखने को मिला। तो दोनों का समन्वय देखने को मिला। और यहाँ पे रामायण की कथा होती है, नृत्य होती है। इन सब के माध्यम से क्या करा, संस्कृति को बढ़ाया गया। तो महासागरीय साम्राज्य चोल की वैश्विक भूमिका बनाई, यानी चोल को विश्व में एक जगह बनाई। यानी चोल एशिया के पहले साम्राज्य में से थे जिन्होंने स्थलीय नहीं बल्कि समुद्र साम्राज्य बढ़ाया था अपना। यानी उन्होंने अपना क्या है, समुद्र के तौर पे, सभी तो उनको समुद्र का बहुत बड़ा विजेता कहा जाता था, तो स्थापित किया था। उनकी क्षमता रोम, चीन और इस्लामिक साम्राज्यों के बराबर ही थी उस समय। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि चोल साम्राज्य का विस्तार विशेषकर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में किया गया था। ये सैन्य विजय तो था ही, साथ साथ ही व्यापार, धर्म, संस्कृति और समुद्र रणनीति को भी एक अच्छा बनाने की नीति थी। हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित किया चोलों ने। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी संस्कृति को फैलाया और मध्यकालीन जो भारतीय है उस भारत में समुद्र जो है उसकी शक्ति को दिखाया भारत की। चोलों का ये विस्तार भारतीय इतिहास में वह क्षण था जब भारत केवल महाद्वीपीय शक्ति नहीं था बल्कि एक वैश्विक समुद्री शक्ति बन के उभरा था। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे यूनिट नंबर सेकंड से। हमारे यूनिट नंबर सेकंड है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ना है कब का, चोलों का, यानी चोल साम्राज्य का। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनना है हमारा कि चोल साम्राज्य में कृषि विस्तार यानी जो एग्रियन जो एक्सपेंशन हुआ था और नई भूमि को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाने की जो प्रक्रिया थी वो बतानी है। यानी चोल साम्राज्य के समय कैसे कृषि विस्तार किया गया था ये बताना है, कृषि विस्तार और सिंचाई के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चोल साम्राज्य कब से कब तक था? 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था। दक्षिण भारत का एक प्रमुख शाही युग था इस ये, जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या थी? क्योंकि एक कृषि प्रधान साम्राज्य था, तो कृषि रीढ़ की हड्डी थी। चोलों ने कृषि उत्पादन और क्षेत्रीय विस्तार को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, प्राथमिकता दी थी। क्यों? क्योंकि राजस्व सबसे ज्यादा कृषि से ही आते थे और कृषि से जब राजस्व आएगा तो सेना मजबूत होगी, सेना मजबूत होगी तो शहर बचेगा, शहर बचेगा तो धर्म में पैसा लगाया जाएगा, मंदिर में पैसा लगाया जाएगा तो राजा का प्रभुत्व बढ़ेगा और राजा क्या है, अपना क्षेत्र विस्तार करेगा। तो पूरी चीज किस पे टिकी थी? कृषि पे टिकी थी, इसलिए कृषि इंपॉर्टेंट थी। तो तमिल देश का जो मौसम है वो बहुत ही बरसात पर निर्भर करता था कि कैसा फसल होगा, इसलिए नई भूमि को स्थायी रूप से उपजाऊ बनाने के लिए कई सारी सिंचाई प्रबंधन राजाओं द्वारा कराया गया। इसी प्रक्रिया में क्या करी गई, तकनीक, संस्थाएं और राजनीतिक चीजों को जोड़ा गया कृषि के लिए, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले भौगोलिक और पारिस्थितिक आधार तैयार किया गया, कहाँ और क्यों विस्तार संभव हुआ, यानी उसको तय किया कि कहाँ पे कृषि करा जाए। जैसे कि कावेरी डेल्टा जो था, चोल भूमि का मुख्य कृषि आधार था। ये निसंदेह वह क्षेत्र था जहां सूती, धान, चावल और बहु प्लांट जैसी खेती करी जाती थी। डेल्टा की भूमि होने के कारण क्या होती थी, उपजाऊ भूमि होती थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी। दूसरा जगह ढूंढा गया तट्टे और उपतट्टे इलाकों को, जहां जमीन समतल और नदी नाले वहां से आसानी से मिल जाए, यानी नाले, नदी का पानी को नाला बना के खेतों में लिया जाए। तीसरा क्या करा गया, ऊंची भूमि को ढूंढा गया जिसको हम कहते थे मलानाडु, जिसमें सिंचाई के द्वारा क्या करा जाता था, उपजाऊ बनाने के लिए कार्य किया जाता था। चोलों ने इन भूमि में कई सारे टैंक खोदकर बिठवाए थे और चोल साम्राज्य के पास सिंचाई विस्तार के लिए पर्याप्त जल स्रोत जैसे कि कावेरी और सहायक जो नाले थे कावेरी की उससे लाया जाता था। चूना, पत्थर, मृदा, इन संरचना द्वारा क्या किया गया था, व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली बनाई गई थी। तो सिंचाई प्रौद्योगिकी कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसी थी चोलों की, तो तकनीक साधन कैसा था, तो
नहर चैनल प्रणाली चोलों ने बनाई थी, यानी उपजाऊ डेल्टा को जोड़ने हेतु नाले बनाए गए थे कि डेल्टा का जो पानी है उस वो नालों द्वारा कहाँ आया जाए, खेतों में लाया जाए। इन नालों में मौसमी फ्लड चैनल और निरंतर पानी देने वाले फ्रिज चैनल को शामिल किया गया था। दूसरा चीज, टैंक और झीलें बनाई गई थी चोलों द्वारा। छोटे बड़े तालाब बनाए गए थे गांव परिसर में। ये केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि जल भंडार के लिए, पशु के पीने के लिए और स्थानीय परिस्थिति को जन्म देने के लिए बनाई गई थी। टैंकों का नेटवर्क एक दूसरे नाली के माध्यम से जुड़ा हुआ था। ओवरफ्लो के द्वारा ऊपरी टैंक निचले टैंक में पानी जाता था। तो बहुत अच्छी उन्होंने टेक्निक बनाई थी। तीसरा क्या काम किया था, बांध का भी प्रबंधन किया था और प्रत्यय जो वेयर्स और स्यूलेज है वो भी तैयार किया था। छोटे बांध और स्ट्रॉप्स बनाए गए थे जिसके द्वारा खेतों में निर्देशित किया जाता था कि पानी कितना जाएगा। स्लुइस गेट्स ने पानी का नियंत्रण संभव किया। इस समय पर सिंचाई और पानी की बचत भी होती थी। तो प्राचीन गैंड एन्यूक्यू का रख रखाव और उपयोग कैसा था। तो दक्षिण भारत में पहले से मौजूद जो प्राचीन डैम थे, उन डैमों में चोलों ने उसको और ज्यादा संरक्षित किया, उसको मरम्मत करवाई और उसको उपयोग करने योग्य बनाया। इससे क्या हुआ, कावेरी का प्रभाव नियंत्रित करा गया और डेल्टा जो है उसकी सिंचाई को संभव किया गया उसके पानी से। तो कुएं और भूमिगत जल भी बनाए गए, जैसे कि खुले कुएं और नालों का निर्माण भी कराया गया, जिसके द्वारा क्या करा गया, भूमिगत जल को टैंकों में डाला गया। तो प्रौद्योगिकी की क्षमता बढ़ाई गई, यानी श्रम और स्थानीय तकनीक बढ़ाई गई। भारी पत्थर का काम शुरू किया गया, स्लुइस निर्माण कराया गया, नहर खुदाई कराई गई, संगठित श्रम बनाए गए, राजकीय और ग्राम सेवाएं दी गई, स्थानीय कारीगर आए, इंजीनियर आए। तो ये सबका योगदान रहा। तो संस्थागत व्यवस्था कैसी थी कि राज्य, मंदिर और ग्राम तीनों मिलके क्या करते थे, इन सारी जो परियोजनाएं उस पे काम करते थे। यानी राज्य स्तर पर क्या पहल की जाती थी, राज्य की परियोजनाएं जो होती थी बड़े बड़े नहर, टैंक निर्माण करती थी, मरम्मत कराने का कार्य करती थी। ये अनुदान देती थी, सैनिक श्रम देती थी, किसको, गांव को जहां पे विकास करना होता था। उसके बाद राजकोष से वित्त पोषण करती थी। युद्ध, लूट, व्यापार से जो भी धन आता था उसको इन सब चीजों में लगाती थी। फिर मंदिर की भूमिका क्या होती थी इन परियोजनाओं में, तो चोल मंदिरों ने बड़ी बड़ी भूमि दान की जाती थी, यानी दान में दी जाती थी। मंदिर अक्सर टैंकों के निर्माण का रख रखाव करती थी, क्योंकि ये सारे भूमि राजा द्वारा दिए गए हैं इनको। और यहाँ पे अगर बनाया जाता था तो मालिक कौन होता था, मंदिर का पुजारी होता था। मंदिर तालुक जो है सिंचाई व्यवस्था, जल नियंत्रण, ये सब करता था पुजारी, ठीक है। मंदिर ने कृषि विस्तार के लिए निवेश भी किया था और मंदिर में भी भागीदारी दी थी। वही गांव के लोग क्या करते थे, गांव स्तर पे जो संस्था होती थी वो क्या करती थी, पंचायती वगैरह, कि टैंक का रख रखाव, जैसे कि मरम्मत, टूट फूट गया, ये सब देखना करती थी। ग्राम ने मिलकर वाटर राइट्स और भूमि के उपयोग के नियम तय की कि कौन सी भूमि कब और कितनी पानी ले सकती है। ये सब कानून बनाए गए गांव द्वारा। तो ग्राम सदस्यों का आपसी आश्रय ने सिंचाई नेटवर्क को और ज्यादा अनिवार्य बना दिया। तो श्रम प्रबंधन और कर व्यवस्था कैसी थी, तो श्रम कैसा था कि गांव में पुरुष और महिला राजकीय और मंदिर परियोजना में दोनों में कार्य करती थी। एक प्रकार का सामुदायिक कर दिया जाता था इसमें, ठीक है। भुगतान क्या होता था कि कर की कुछ किस्में, जैसे कि धान या कुछ नगद क्या होता था, श्रम के रूप में दिया जाता था लोगों को। भूमि वर्गीकरण, यानी उपजाऊ सिंचित भूमि और जो असिंचित भूमि थी उसमें भेद करा जाता था और दोनों को धीरे धीरे क्या करा जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो भूमि मोचन और बस्ती तंत्र क्या था कि नई नई भूमि की खोज की गई और उसका और सूत की गई। मतलब नदी किनारे, दलदलों और पुराने जलाशयों को सुखाकर क्या करा गया, नाली बनाई गई और जमीनी बस्ती बनाई गई। और क्या करा गया, अपवाह नालियां और सिंचाई चैनलों के निर्माण से पुरानी जो बंजर जमीन थी उसको भी उपजाऊ बनाई गई। चोलों द्वारा कर एवं प्रोत्साहन नीति दी गई, जैसे कि भूमि दान दिया गया राजा द्वारा, जिससे ब्राह्मण और मंदिरों को भूमि दान दिया जाता था, जैसे कि ब्राह्मण देय और देवदान जैसे जो दान होते थे। इससे क्या है, इससे दान अक्सर मुक्त होता था। जो भी दान वाली भूमि होती थी वो जिसको दी जाती थी वहां से टैक्स राजा नहीं लेता था। तो वहां से टैक्स कौन इकट्ठा करता था, वो मंदिर का या वो ब्राह्मण ही करता था। तो नए बस्तीकरण पर राहत मिलती थी, यानी शुरुआत में किसान को कर से छूट तो मिलती थी सिंचित जमीन पर
निवेश से वो डरते थे कि हाँ, पे हमें काम में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रॉफ़िट होगा कि नहीं होगा। तो सुरक्षा और कानून फिर बनाए गए। नए किसान को सैनिक और कानूनी सुरक्षा भी फिर प्रदान की गई, जिससे उत्पादन और ज़्यादा स्थिर हुआ। फिर वहाँ से लूट-पाट वगैरह कुछ नहीं होती थी, सैन्य सहायता दी गई उन्हें। तो जल न्याय और पानी वितरण के नियम बनाए गए कि पानी का क्रम कैसा होगा, किस खेत को पहले पानी मिलेगा, किसे कब मिलेगा, और ग्राम नियमों के द्वारा ये तय किया जाता था। उसके बाद हर्जाना और दंड भी था। अधिकृत नल खोलना, ज़्यादा पानी खर्च करना या चोरी करने पे दंड दिया जाता था। सामूहिक उत्तरदायित्व, यदि कोई बांध टूटता है तो आस-पास के गाँव मिलकर उसको मरम्मत करवाएँगे और दोषी को दंड देंगे। ठीक है? ये था जल न्याय न्याय। तो संकटकालीन प्रावधान कि सूखा पड़ गया कहीं या आपात पड़ गया, तो बँटवारे नियम वहाँ बनते थे कि इन नियमों का पालन कर ग्राम परिषद, मंदिर अधिकारी और राज्य के प्रतिनिधि सब एकजुट होके निर्देश लिया करते थे। तो सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या हुआ कि उत्पादन, जनसंख्या और बाजार पे प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई इन सब चीज़ों से। व्यवस्थित सिंचाई ने 2-3 फसलें जिससे बढ़ा दी, जिससे विशेषकर डेल्टाओं में ये सारा काम हुआ था, जैसे चावल उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। इससे अतिरिक्त उपजाऊ भूमि होने के कारण उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। भंडार भर गए, जिससे एक व्यापारिक नेटवर्क तैयार हुआ। उसके बाद जो भंडार थे, उस भंडार को बेचा गया विदेशों में और कमाई करा गया। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि की गई, बस्ती बसाई गई। स्थायी सिंचाई, जनसंख्या वृद्धि और नए गाँव का उदय हुआ, जैसे कि शहरी केंद्र, टेम्पल टाउन, तंजावुर जैसे स्थल बसाए गए। जब भंडार भर गया लोगों के पास, अब व्यापार करने के लिए वो जाएंगे, तो वहां पे शहर बसने लगे। तो व्यापार और कर राजस्व आने लगा, यानी अधिवेश चावल व्यापार के माध्यम से बाहर बेचा जाता था। चावल बंदरगाहों पर निर्यात के राजस्व को बढ़ा दिया कि अब आप ज्यादा बाहर अगर बेचोगे तो उस पर क्या करोगे, टैक्स लगता था, राजा द्वारा टैक्स लगाया जाता था। मंदिर और राज्य दोनों ने कर संग्रह से वित्तीय ताकत बढ़ाई, जिसका उपयोग उसने आगे चल के क्षेत्र विस्तार और मंदिर बनाने में किया। चोल राजाओं ने सामाजिक बदलाव क्या हुआ इससे कि सामाजिक श्रेणियां कई उभरी। तो जब व्यापार बढ़ा तो मालदार किसान, भूमिहीन मजदूर, जल प्रबंधन, व्यापारिक गिल्ड, ऐसे ऐसे समुदाय उभरने लगे। ठीक है? तो मंदिर के आसपास कला, शिल्पकला, व्यापार, ये सब बहुत ज्यादा विकसित होने लगी क्योंकि शहर। तो ये सब हमें पता कहाँ से चलता है, ये सब के स्रोत हमें मंदिर शिलालेखों से मिलता है कि भूमि दान, टैंक निर्माण, कर व्यवस्था, ग्राम सभा के निर्णय, ये सब कैसे होते थे। राजकीय शिलालेखों से हमें पता लगता है कि राज्य द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं कौन कौन सी थी, कर में कैसी कैसी छूटें थी, श्रम आदेश रिकॉर्ड क्या थे। वैसे पुरातात्विक अवशेषों से हमें बांधों के अवशेष देखने को मिलते हैं, अभी भी नहर देखने को मिलते हैं, नक्शे मिलते हैं, टैंक बेस देखने को मिलते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि डेल्टा की भू जो स्ट्रेटिग्राफी से पता लगता है कि कब और कहाँ मानव हस्तक्षेप किया गया था पहले। तो इस सब से हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि चोल साम्राज्य में कृषि विस्तार और सिंचाई योजना का विकास केवल आर्थिक प्रगति का परिणाम नहीं था, बल्कि ये राज्य व्यवस्था, तकनीकी नवाचार और स्थानीय समाज और प्रशासनिक नीतियों के समूह का एक उपज थी, जो चोल शासन के दौरान कावेरी डेल्टा को एक कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तन करने जा रहा था। बड़े पैमाने पर जलाशय, टैंक, नहर ये सब बनवाए गए थे चोलों द्वारा, जिसने चोल साम्राज्य को राजनीतिक वैधता यानी क्या दर्शाया कि हम तो भगवान के अवतार है। समाज में संगठन, समाज में सबका मेल देखने को मिला, राजकीय नियंत्रण करा और सर्वेक्षण, राजस्व निर्धारण और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से इसको बेहतर बनाया। और इसी चीज ने उत्पादन में वृद्धि की, चोलों की व्यापारिक शिल्पकला इन सबको अच्छा बनाया और शहरीकरण को विकसित किया। अंततः चोलों की कृषि नीति ने मध्यकालीन भारत में एक उत्कर्ष चोल साम्राज्य को समृद्ध बनाया, सामाजिक आर्थिक सभी रूपों से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना और वर्गीकरण में आए परिवर्तन क्या थे, उसका अध्ययन करना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण भारत में मध्यकालीन इतिहास में चोल साम्राज्य कब से कब तक था, 10वीं से 13वीं शताब्दी में। ऐसे समय में राजनीतिक और सामाजिक दौर के प्रतिनिधित्व वाला था। हालांकि चोल के मुख्य रूप से अनेक सैन्य अभियान हो चुके थे, प्रशासनिक संगठन, मंदिर स्थापत्य कला, समुद्र विस्तार के लिए जाना जाता है। लेकिन साथ साथ दीर्घकालिक और गहरी विस्तार से अगर हम चर्चा करें चोलों की, तो चोल शासन के दौरान गांव केवल कृषि उत्पादन का ही केंद्र नहीं थी, बल्कि राजनीतिक भी गांव में चलाई जाती थी, इकाई थी। उस इकाई में सामाजिक पदानुक्रम देखने को मिलता था, एक हायरार्की देखने को मिलता था, श्रम विभाजन देखने को मिलता था, आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलता था।
तो ग्रामीण समाज में आंतरिक स्तरीकरण देखने को मिला, इंटर सोशल स्टेटिस्फिकेशन देखने को मिला और वर्गीय विभाजन देखने को मिला, यानी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिला, जिससे क्या हुआ कि स्वामित्व, पेशेवत स्थिति और जाति आधारित इन सब का विभाजन गांव में देखने को मिला। ये सामाजिक ढांचा था जिसने चोल साम्राज्य को जटिल और संगठित शक्तिशाली बनाया। तो इसको जानते हैं। तो चोल कालीन ग्राम कैसा था, ग्राम का समाज कैसा था, गांव कैसा था। तो गांव में क्या क्या था, तो जाति होती थी जो कि श्रम विभाजन और सामाजिक सम्मान और धार्मिक अधिकार के द्वारा जाति बनाई गई थी, कि श्रम में कि उनको कौन सा कार्य किया जाएगा, सामाजिक सम्मान में कि कौन सी जाति को कितना सम्मान मिलेगा, धार्मिक अधिकार की ये धर्म से देखा जाता है जोड़े के ब्रह्मा द्वारा। तो भूमि स्वत्व दूसरा देखने को मिलता था कि लैंड कंट्रोल किया जाता था गांव में। आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव को दिखाता था, जिसपे जितना भूमि का स्वामी होता था वो आर्थिक रूप से सशक्त होता था और राजनीतिक रूप से भी सशक्त होता था। प्रशासनिक भागीदारी दिखाता था, लोकल गवर्नमेंट्स रोल, निर्णय निर्माण और सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि समाज के कुछ समूह द्वारा निर्णय लिया जाता था। तो हम जाने कि ग्रामीण में कौन कौन आते थे। तो गांव में एक होते थे वेल्लार, ग्रामीण समाज का प्रमुख वर्ग होता था वेल्लार। वेल्लार वर्ग चोल समाज में भूमि के सबसे बड़े स्वामी होते थे, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्यादा भूमि होती थी ना, उन समुदाय को वेल्लार कहा जाता था। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर भारत में बिहार के क्षेत्र में इन सब में भूमिहार कहा जाता है, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि होती थी। वैसे ही वेल्लार होते हैं दक्षिण भारत में। इन्हें ग्रामीण शासन, कृषि उत्पादन, राजस्व संग्रह और स्थानीय प्रशासन के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। ठीक है। तो उनकी प्रमुख भूमिका क्या क्या होती थी, कि जो वेल्लार होते थे ना, ये कर का संग्रह करते थे अपने क्षेत्र में और भूमि को भी नियंत्रण करते थे, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन में नेतृत्व करते थे और मंदिर में वस्तुएं जैसे कि कानिके और भूमि यानी देवदान दिया करते थे और सैन्य सेवाएं भी दिया करते थे राजा को जब जरूरत होती। तो ये सारे काम कार्य कौन करता था, वेल्लार समुदाय करता था। तो शिलालेखों से ये पता लगता है कि विल्लार सामाजिक व्यवस्था के संरक्षक और राज्य शक्ति के स्थायी आधार माने जाते थे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मदेव भूमि प्रणाली थी, यानी चोल शासन के दौरान ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव भूमि दान दिया जाता था। इसी वजह से धार्मिक वैधता स्थापित हुई थी, यानी भगवान से जोड़ के देखा जाता था किसको, चोलों को। तो प्रशासनिक और सांस्कृतिक नियंत्रण मजबूत हुआ था। गांव के लेवल पे कृषि भूमि विकसित की गई थी। ब्रह्मदेव क्षेत्र कौन कौन से होते थे, ब्रह्मदेव क्षेत्र में मंदिर बनाए जाते थे, सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी, वैदिक अनुष्ठान का केंद्र होता था ब्रह्मदेव। यहाँ नई ग्रामीण प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी, सभा, जो कि उच्च जाति के लोग ब्राह्मण द्वारा क्या की जाती थी, कुछ निर्णय लिया जाता था गांव के लिए। गैर ब्राह्मण और श्रम वर्ग जो थे, जिसमें आते थे जो ब्राह्मण नहीं होते थे, पर परयन, पल्लर, कंबर और चेटियार। ये क्या करते, पर जो परयन है, ये कृषि मजदूर, ढोलक वादक और सरकारी घोषणा वाले लोग होते थे। पल्लार में आते थे खेती करने वाले श्रमिक, सिंचाई के रख रखाव करने वाले लोग। कंबर में आते थे धातु बढ़ई कारीगर वाले लोग। चेटियार में आते थे व्यापारी लोग, जो कि ऋणदाता होते थे, जो लोन देते भी थे। तो गांव के लोग थे प्रशासनिक। तो नए व्यापार और बाजार वर्गों का उदय होता है गांव में। चोल साम्राज्य में समुद्री व्यापार विस्तार ने ग्रामीण समाज में भी कई कई वर्ग उभारा था, जैसे कि नंदेश्वरम, अड्डोड़ और ननीग्राम और गिल्ड जैसे समुदाय थे गांव में बने थे, जो कि व्यापारिक समूह था। इन व्यापारियों ने मंदिर दान, सड़क, जलाशय निर्माण और सैन्य अभियान में अपने धन जो है उसको दिया था। इस ग्रामीण समाज में पहली बार धन आधारित वर्ग विभाजन उभरने लगी थी। मतलब अब ये जो गांव के जो ये जो लोग मैंने नाम बताए, ये बहुत अमीर लोग होते थे, इनका गांव में वर्चस्व होता था। मंदिर की भूमिका और सामाजिक विभाजन ने, मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि भूस्वामी, बैंक, रोजगार केंद्र, सामाजिक अधिकार का प्रतीक होते थे। तो मंदिर पर जिसका अधिकार होता था, जैसे कि उच्च जाति प्रबंधन कर सकते थे, परियोजना बना सकते थे, अनुष्ठान भी करते थे। वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग सेवा, व्यापार और लेखा का कार्य करते थे। निम्न वर्ग के लोग श्रम, संगीत, निर्माण का कार्य करते थे। तो ऐसे गांव में परंपरा बना दी गई थी। भूमि और कृषि से उत्पन्न सामाजिक असमानता क्या थी, कि ब्राह्मण और वेल्लवार वर्ग का उदय हुआ, जो कि बड़े बड़े भूमि के स्वामी होते थे और ये ब्राह्मण होते थे। दूसरा व्यापारिक वर्ग उभरा, जो कि निवेशक होते थे भूमि स्वामी में, यानी जो भी भूमि स्वामी होती थी उसको ये पैसा दिया करते थे और वो कार्य करा करते थे, जैसे कि जल प्रबंधन करना, सिंचाई करना। शूद्र और श्रमिक वर्ग क्या करते थे, भूमिहीन होते थे, इनके पास भूमि नहीं होती थी और ये कम भूमि इनके पास होते थे और छोटे छोटे कार्य करते थे। तो पंचायत और प्रशासन कैसा था, तो चोल की निकाय सभा और उर और नाडू पे चलती थी। सभा क्या होती थी, ब्रह्मदेव का शासन होता था। जो कि ब्रह्मदेव वाले लोग होते थे
वो लोग इस पे निर्णय लिया करते थे, शासन करते थे। पर उर और जो नाडु होते थे, ये एक छोटी इकाई होती थी, ये सामान्य गाँव और कृषि समुदाय द्वारा चलाया जाता था। तो समाज में गतिशीलता और परिवर्तन लाई, मोबिलिटी लाई। हालाँकि चोल समाज जाति आधारित थी, लेकिन व्यापार और सैन्य और मंदिर परियोजनाओं में के माध्यम से अगर हम देखें तो सामाजिक समन्वय देखने को मिलता है सभी में। उदाहरण के तौर पे एक व्यापारिक मंदिर को नृत्य दान देता रहता था, राज्य से पदवी प्राप्त कर सकता था वो, क्योंकि दान देता था वो। वहीं दास प्रथा भी मंदिर में थी। चोल शिलालेखों में अडीमाई और वेलान जैसे शब्द मिलते हैं, जो कि ग्राम समाज में श्रम गुलामी की तरह बंधा हुआ को दिखाते हैं। जो श्रम गुलामी करते हैं, उत्पाद वर्ग शोषित होते हैं ये, और उच्च वर्ग इनका लाभ उठाते हैं। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी, चोल काल में ग्रामीण समाज जो है वो बहु स्तरीय संगठित में बटा हुआ था, जिसमें आर्थिक राजनीतिक कारण से प्रभावित होते थे ये क्षेत्र। जाति, भूमि, स्वामी और प्रशासनिक भागीदारी जो होती थी, वो इनकी हायरार्की में चलती थी। मतलब एक वंशावली के अनुसार ब्राह्मण और वेल्लार वर्ग जो है वो उच्च वर्ग होते थे, जिनके पास ज्यादा भूमि होती थी, संसाधन पर यही नियंत्रण रखते थे। जबकि श्रमिक और जो निम्न जाति के के लोग होते थे, इनको संरचना से बाहर रखा जाता था। तो मंदिर, भूमिदान और व्यापार गतिविधि ने सामाजिक विभाजन को जन्म दिया था। फिर भी व्यापारिक तौर पे अगर देखें तो भागीदारी व्यापारी लोगों की भी मंदिर इन सब में होती थी, क्योंकि ये भी टैक्स वगैरह दिया करते थे। इस प्रकार चोल समाज स्थिर, कठोर होने के बाद भी आर्थिक विकास और प्रशासनिक संरचना के कारण परिवर्तनशील हमेशा रहा है। इस समाज की जटिलता मध्यकालीन दक्षिण भारत की सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्यापार यानी ट्रेड, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था यानी मोनेटाइज इकोनॉमी और विशिष्ट बाजार केंद्र यानी नगरम के विकास में चोल की भूमिका बताइए। यानी चोल साम्राज्य में व्यापार कैसा होता था, शहरीकरण कैसा था, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था कैसी थी, और जो बाजार के केंद्र थे वो कौन कौन से थे, ये सब बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था। मध्यकालीन भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र था चोल साम्राज्य। इस साम्राज्य ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपना स्थापित बना लिया था। और ये एक व्यापार नेटवर्क के माध्यम से शहर का निर्माण कर रहा था, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का बना रहा था। इसी अवधि में चोल ने समुद्री व्यापार किया, आंतरिक व्यापार किया, संघ बनाए, मंदिर अर्थव्यवस्था बनाई और शहरी ढांचे को विकसित किया। चोलों के आर्थिक ढांचे को समझने में भारत में मध्यकालीन और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो चोल साम्राज्य में व्यापार और विकास की बात करें तो चोल काल में व्यापार जो है वो स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर प्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय सभी जगहों पे व्यापार होता था। तो सबसे पहले हम स्थानीय तौर पे देखते हैं, क्षेत्रीय तौर पे छोटा व्यापार, छोटे से बड़ा करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो चोल कृषि पर आधारित थी चोल व्यवस्था, इसलिए कृषि उत्पादन जैसे कि धान, गन्ना, नारियल, तिल, इलायची, पशुपालन और वन उत्पादन आदान प्रदान छोटे छोटे गांव में होता था। गांव में साप्ताहिक बाजार लगते थे, जैसे आज भी लगते हैं ना, संडे बाजार, मंडे बाजार, लाइक वैसे छोटे कब्जों में अनगाड़ी और मंडाई लोग रहा करते थे। जो छोटे कब्जों में व्यापारी लोग होते थे, व्यापार का नियंत्रण ग्राम पंचायत, व्यापारी गिल्ड और नगरम मिला के ये लोग बनाया करते थे। उदाहरण उदयपुर और कांचीपुरम, ये वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। लोहे, धातु और शिल्प वस्तु का व्यापार होता था। लोहा, गहने, कांस्य मूर्ति, ये सब बनाए जाते थे। कांस्य मूर्ति जो है चोला ब्रोजोन आर्ट का है, जिसमें वो लोग अपने नटराज की मूर्ति बनाया करते थे। राज के संरक्षण शिल्पकारों को बहुत ज्यादा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा ब्रोन में अगर कोई चीज बनती थी, चोल की नटराज मूर्ति। ये व्यापारिक कला शैली का श्रेष्ठ उदाहरण था, जिसे आज भी कोलकाता, थंजावुर, कंबोडिया के अभिलेखों में मिलता है। उसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की बात करें चोल की, तो चोल का अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार चीन से होता था, सोंग डायनेस्टी से, अरब व्यापारी से होता था, सुमात्रा से होता था, जावा से होता था। श्री विजय साम्राज्य मैंने बताया था ना, दक्षिण पूर्व एशिया का जिसे राजा चोल ने जीता था, खमेर कंबोडिया से होता था, श्रीलंका से होता था और अफ्रीकी तटीय क्षेत्र से होता था, जो कि जनविवार और आर्डेन आते थे। तो मुख्य निर्यात क्या क्या करता था, मतलब क्या क्या भेजता था चोल साम्राज्य बाहर, और क्या क्या खरीदता था। तो जो भेजता था वो था मसाले, मोती, कपास, धातु मूर्ति, चंदन और हाथी के दांत। और क्या क्या खरीदता था चोल साम्राज्य, तो रेशम खरीदता था, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदता था, हाथी दांत खरीदता था, सोना चांदी और घोड़े खरीदता था, खासकर अरब के घोड़े। तो ऐतिहासिक प्रमाण क्या है कि राजेंद्र चोल प्रथम ने 1025 से श्री विजय साम्राज्य पर हमले करके वो व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया था, जिससे चीन अभिलेख बताते हैं कि चोलों ने चीन को दूत और व्यापारिक जहाज कई सारे भेजे थे।
तो व्यापारिक संगठन बने थे, गिल्ड बने थे, व्यापारिक नियम विकास किया गया था कि व्यापार कैसे होगा, उस पर नियंत्रण किया गया। तो आइनू रुवर यानी आइनी रुवर या अय्यावोल जो है बनाया गया था, एक व्यापारिक गिल्ड था जिसमें 500 का ये समूह था। मनीग्राम होता था, नाना देशी होते थे जो विदेशी व्यापार के बहुत ज्यादा विशेषज्ञ होते थे, इनको ज्यादा जानकारी होती थी विदेशी व्यापार के बारे में। अनुवन्नम बनाया जाता था, इसमें समुद्री जहाज और गिल्ड से जुड़े लोग होते थे। तो ये सब व्यापारिक समूह है जो बनाए गए थे। प्रमाण मिलता है हमें कुड्डू मिलायम शिलालेख से व्यापारियों के बारे में, नागपट्टिकम तांबे की ताम्र लिपिया से मिलता है, इन सबसे हमें जानकारी मिलता है। तो स्रोत जरूर लिखना है कि कहाँ से हमें पता लगता है। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया गया? तो चोल अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली से आगे बढ़ के मुद्रा वाली हो चुकी थी। मतलब पहले आप देखते हो ना कि कोई सामान देके कोई सामान लिया जाता था, पर नहीं, चोलों ने अब कोई सामान देके पैसे लेना स्टार्ट कर दिया था, मुद्रा लेना स्टार्ट कर दिया था। तो उपयोग में आने वाली मुद्राएं होती थी, कॉपर के कॉइन्स होते थे, कांस्य सिल्वर के होते थे, ठीक है, और गोल्ड के कॉइन्स होते थे, ठीक है। तो मुद्रा का उपयोग बाजार में किया जाता था, भुगतान के लिए, श्रमिक को वेतन देने के लिए, मंदिर में दान देने के लिए, नौसेना के निर्माण करने के लिए और भूमि दान के लिए पैसों का उपयोग यानी जो कॉइन्स है उसको उपयोग करने स्टार्ट कर दिया था। तंजावुर में वृद्देहश मंदिर में इसके अभिलेख मिलते हैं। इससे पता लगता है कि मंदिर में कर भेंट वेतन के द्वारा यानी कैश के द्वारा किया जाता था। शहरीकरण की प्रक्रिया जाने चोल के साम्राज्य में, तो व्यापार, मंदिर और कृषि के कारण शहरों का निर्माण हुआ। चोल शहर के गुण क्या थे? संगठित राजमार्ग था, शहरों में गोदाम बनाए गए थे, बंदरगाह के किनारे पे लोहे कांसे की वस्तु, फैक्ट्री, मंदिर, ये सब क्या है शहरों में बसाया गया था। बड़े बड़े शहर की अगर बात करूं चोल की, तो वो थी चोल की राजधानी तंजावुर, जो कि राजधानी भी थी और एक बड़ा शहर था। गंगाई कोल्ड जो गंगाई कोंडा था, ये भी एक बड़ा शहर था जो कि चोलों ने बसाया था जब उसने पाल साम्राज्य को जीत के आया था। तो नागपट्टिनम मुख्य बंदरगाह था, कांचीपुरम, कवारपट्टिनम, तो ये सब शहर थे जो कि यूनानी, चीनी, अरब यात्रियों के लिए बनाए गए थे और बहुत ज्यादा फेमस फेमस थे। नागरम क्या था? नागरम जो है वो शहरी और व्यापारिक स्वासी केंद्र था, यानी नगरम जो है वो चोल व्यापारी का प्रशासन का मूल केंद्र था। जो क्या करता था, ये व्यापारी और शिल्पकार मिलकर इसमें संस्था चलाते थे। ये संस्था, इसके पास भूमि होती थी, बाजार नियंत्रण के अधिकार होते थे। और नगरम जो है वो नगरम मंदिरों, व्यापारी गिल्ड और राजकीय प्रशासन, इन तीनों चीजों से जुड़े हुए लोग होते थे जो कि नागपट्टिकम नागरम अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करते थे। तो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था कैसी थी कि चोल के मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे बल्कि आर्थिक केंद्र था, बैंक का कार्य करता था, गोदाम का भी कार्य करता था क्योंकि इकट्ठा करता था वहां अनाज, और प्रशासनिक निकाय भी था, वहां पे कुछ निर्णय भी लिए जाते थे प्रशासन के पुजारियों द्वारा। तो मंदिर के आर्थिक कार्य क्या थे कि मंदिर भूमि अनुदान प्रबंधन करती थी, व्यापारिक नीति भी तैयार करती थी, श्रमिक जैसे कि नर्तकी जो होती थी, नाचने वाली जो होती थी, पुजारी जो होती थी, संगीतकार, उसको वेतन दिया करता था, व्यापारियों से निवेश भी लिया करता था। त्योहार के माध्यम से बाजार को बढ़ाने का कार्य भी मंदिर करता था। प्रमाण मिलते हैं तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर के शिलालेख में, हजारों कामगारों, कारीगरों और व्यापारियों को भुगतान का उल्लेख मिलता है कि दिया करते थे मंदिर के लोग। नौसेना और समुद्र नेटवर्क की जानकारी भी मिलती है कि चोल शक्ति की आर्थिक रीढ़ जो थी वो उसकी नौसेना ही थी, क्योंकि उसकी नौसेना इतनी विकसित थी कि बहुत ज्यादा व्यापार करते थे वो लोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी। नौसेना द्वारा समुद्री व्यापार की रक्षा की जाती थी, बंदरगाह संग्रह किया जाता था, व्यापारिक जहाज, सुरक्षा, विदेशी, इन सब पे नियंत्रण किया जाता था। राजेंद्र चोल द्वारा श्री विजय साम्राज्य पर अभियान चला के वहां का जो और समुद्री अभियान था, ये वहां पे जीत कर ली थी और बंदरगाह पे कंट्रोल कर लिया था। सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान होता था। चोल व्यापार ने तमिल संस्कृति को विदेशों में फैलाया था। जो हम दक्षिण पूर्व एशिया देखते हैं वहां पे हमें तमिल भाषा, तमिल संस्कृति देखने को मिलता है। द्रविड़ स्थापत्य कला देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे लोग किलेबंदी कर रहे थे, रह रहे थे, तो वहां पे देखने को मिलता है। हिंदू धर्म और मंदिर संस्कृति देखने को मिलती है। तमिल भाषा दक्षिण पूर्व एशियाई शिलालेख से मिलता है। उदाहरण, कंबोडिया में अंगकोर मंदिर परिसर जो है वो शिव मंदिर है। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे हम कि चोल साम्राज्य जो है, चोल साम्राज्य की आर्थिक संरचना बहुस्तरीय थी और संगठित थी और बहुत बड़ी नेटवर्क पर थी। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था चोल में चल रही थी, मतलब अब वस्तु विनिमय नहीं हो रहा था, सिक्के के द्वारा व्यापार करा जा रहा था, व्यापारिक गिल्ड बन चुके थे, मंदिर वित्तीय संस्था थी, बंदरगाह नगरों का विकास हो गया था। तो आर्थिक शक्ति के रूप में चोल साम्राज्य स्थापित हो गया था। चोल शासकों ने व्यापार मार्गों की सुरक्षा की, अपनी नौसेना को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ा, शहरीकरण किया, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था बनाई, नगरों और नगरम जैसी संस्थाएं बनाई, संचालित किया। इस प्रकार चोल अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक प्रणाली नहीं थी बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों का मिश्रण थी।
तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंदिर का शहरीकरण में योगदान और शाही संरक्षण की भूमिका का अध्ययन कीजिए। कि मंदिर कैसे शहरों में योगदान देते थे, कैसे शाही संरक्षण उनका किया जाता था मंदिरों का, और शहरीकरण इससे होता था, ये बताना है हमें। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय इतिहास का एक ऐसा कालखंड था जब राजनीति शक्ति, धार्मिक संरचना, सामाजिक संगठन और आर्थिक विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इस युग की सबसे विशिष्ट उपलब्धि जो थी वो थी मंदिर आधारित शहरीकरण। इस समय में चोल शासकों ने विशाल मंदिर का निर्माण कराया, केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं बल्कि राजनीतिक नियंत्रण से भी। राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक संगठन, प्रशासन संचालन, व्यापारिक नियम और सांस्कृतिक संरक्षण, ये सभी नगरों के अंदर किया जाता था। इसी प्रक्रिया में शाही संरक्षण शहरों को दिया जाता था, जिसमें मंदिर को केवल धार्मिक संस्था ही नहीं बल्कि एक शहर की व्यवस्था को संभालने वाला स्तंभ भी बनाया गया था। समझ रहे हो? तो मंदिर का स्वरूप और उनके बहुआयामी क्या क्या मंदिर का कार्य होते थे शहर में। तो चोल काल में मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं होती थी बल्कि प्रशासन का केंद्र होती थी, आर्थिक संस्था होती थी, भूमि स्वामित्व होती थी, कला का केंद्र होती थी, संगीत का केंद्र होती थी, शिक्षा विश्वविद्यालय का केंद्र होती थी, व्यापार का केंद्र होती थी, बाजार को नियंत्रित करने वाला होता था और समाज को नियंत्रित करने वाला होता था। तो ये सभी सार्वजनिक गतिविधि मंदिर द्वारा कंट्रोल की जाती थी। तो इस प्रकार मंदिर जो है वो बहु कार्य करता था, मतलब बहुत सारे कार्य करता था, जो नगरों के निर्माण में आधारशीलता लाता है। यानी मंदिर और भूमि अर्थव्यवस्था की बात करें तो ग्रामीण से शहरी परिवर्तन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। मंदिर के पास विशाल कृषि भूमि होती है। वह भूमि प्राय 3 तरीकों से आती है। एक तो राजा उसे दान देता है मंदिर को, ठीक है, जो कि देवदान होता है। दूसरा स्थानीय एलिट्स द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, जो मर्चेंट वगैरह जो होते हैं, नाडू वगैरह, वो सब दान देते हैं मंदिर को, ठीक है। तीसरा होता है कृत भूमि, जो कि भूमि से मिलने वाला राजस्व मंदिर में कृषि जो अधिवेश है उसका प्रभाव सुनिश्चित करता है। यह अधिवेश शिल्पकार, व्यापारी, पुरोहित, संगीतकार, नर्तज्ञ, सैनिक, प्रशासन, कर्मचारी, इन सबको भुगतान करने के उपयोग में होता है। भुगतान करने के लिए ये भूमि रखी जाती है, यहाँ से टैक्स कलेक्शन किया जाता है। उदाहरण राजा राजेश्वरम वृद्धेश्वर मंदिर जो है उसके अभिलेख में लगभग 800 से अधिक कामगारों वेतन का उल्लेख मिलता है कि कौन कौन से वेतन लिए जाते थे और कौन कौन से वेतन मंदिर द्वारा दिए जाते थे। तो मंदिर और व्यापारिक गतिविधि की बात करें तो चोल मंदिर आर्थिक उत्पादन और व्यापारिक क्षेत्र दोनों से जुड़े हुए थे। मंदिर जो है वो व्यापार को कैसे बढ़ावा देते थे, तो मंदिरों को यज्ञ, त्योहार, भवन निर्माण के लिए आवश्यक वस्तु चाहिए होती थी। इसके लिए व्यापारिक अपने केंद्र, अपने गोदाम, अपने बाजार मंदिर के आसपास स्थापित करा करते थे। मंदिर जो है वो व्यापारिक गिल्डों से रहता था, जिसमें नदासी, मणिग्राम, अजूवाना जैसे वित्तीय सहायता देने वाले लोग होते थे। उदाहरण के तौर पे नागपट्टिनम जो है मंदिर, वो व्यापार आधारित शहरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पे बंदरगाह का उदाहरण देखने को मिलता है, जहां से चोल व्यापार को श्रीलंका, जावा, चीन, अरब देश से व्यापार करा करते थे, कंट्रोल करा करते थे। तो मंदिर का प्रशासनिक रूप क्या होता था कि शहरी नियोजन में मंदिर भूमिका निभाती थी। चोल मंदिर के पास एक संगठित प्रशासन होता था जिसे कहा जाता था सुबह उर और नगतर और नत्तर, ये संस्था होती थी। ये संस्था क्या करती थी, भूमि प्रबंधन करती थी, यानी मंदिर के अधीन कृषि भूमि को कैसे करा जाए, राजस्व प्रशासन करती थी, कर संग्रह, निवेश, आर्थिक योजना को देखना, निर्माण कार्य करना, यानी सड़क, तालाब, नहर, देवालय विस्तार करना, मंदिर बनाना, और सामाजिक नियंत्रण यानी व्यवसाय नियम, मानक, बाजार मूल्य नियंत्रण, इन सबको कंट्रोल करा करता था। तो मंदिर और शहरी श्रम संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मंदिर के पास बड़ी बड़ी मात्रा में कर्मचारी होते थे। उनमें शामिल होते थे वास्तुकार जिन्हें साथापाती कहते थे, मूर्तिकार जिन्हें शिल्पी कहते थे, लोहार, स्वरकार, नर्तकी, देवदासी जिन्हें कहा करते थे, संगीतकार, रथ चलाने वाले लोग, निर्माता लोग, नौकरशाही लोग, कर्मचारी लोग, व्यापारी लोग। तो इन सबका रिकॉर्ड करने वाले लोग जो होते थे वो मंदिर के लोग ही होते थे। प्रमाण मिलता है हमें तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर से, जिसमें 400 महिला कलाकार मिलती हैं, जो क्या करती हैं, एक देवदासी होती है जो कि नृत्य भी करती है और मंदिर के जो कर्मचारी होते हैं उनको खुश करती है। 600 संगीतकार और श्रमिक लोग का उल्लेख मिलता है। 200 प्रशासनिक अधिकारी का उल्लेख मिलता है।
इस से शहर में विशेषज्ञ श्रम वर्ग विकसित होता है। कहाँ पे? शहरों में। तो मंदिर और शहरी संरचना की अगर बात करें तो चोल काल के नगर में मंदिर केंद्र में होते थे और उनके आसपास विकसित जो होते थे वो शहर होते थे। सड़कें, जल प्रबंधन प्रणाली करना, बाजार, गोदाम, ये सबको देखना, बंदरगाह, सब मंदिर का कार्य होता था। उदाहरण गंगाई चोल जो पुरम है, उसमें एक योजनाबद्ध राजधानी के तौर पे नगर बसाया गया था जिसमें विशाल जलाशय, बाजार, मंदिर ये सब बनाए गए थे। चित्तूरमुर, कांचीपुर, उरेयूर में भी मंदिर आधारित शहर बसाए गए थे। तो मंदिर और सामाजिक संरचना एक दूसरे से जुड़ी होती थी। मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों का ही केंद्र होती थी। मंदिर में नाटक होते थे, प्रदर्शन होते थे, संगीत समारोह होता था, धार्मिक उत्सव होता था, वार्षिक मेला लगता था और सार्वजनिक जो सभाएं होती थी वो भी होती थी। इसलिए मंदिर सामाजिक और धार्मिक दोनों तरफ से महत्वपूर्ण था। इस गतिविधि को ही जन्म दिया शहरीकरण ने। उदाहरण चेन्नई का सॉरी कापालीश्वर मंदिर और कांची का वेंकुट पेरुल मंदिर सामाजिक रीति और परंपरा दोनों का ही केंद्र है। शाही संरक्षण दिया जाता था मंदिर को। चोल शासक मंदिर का निर्माण कराया करते थे और शक्ति, दैवी अधिकार, सामाजिक नेतृत्व स्थापित करते थे। जब वो मंदिर का निर्माण कराते थे, अपने पैसे लगाते थे, तो वो ऐसे दिखाते थे मंदिर में और ऐसे चित्रकला, मूर्तिकला और अपने जो भी परियोजना उसके बारे में बताया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि जो राजा है वो भगवान का ही अवतार है। तो शाही संरक्षण का उद्देश्य ये होता था कि राजनीतिक नियंत्रण करा जाए और खुद को राज्यवंशी गौरव से बताया जाए, खुद को भगवान के ही वंशज बताया जाए, सूर्यवंश बताते थे। आर्थिक संरचना भी बढ़ाया जाए, निर्माण देवता के रूप में करा जाए, अपने आप को भगवान से जोड़ के दिखाने के लिए ये लोग करते थे। उदाहरण राजा राजा चोल ने वृद्धेश्वर मंदिर बनाया जो कि उद्देश्य था कि शक्ति, साम्राज्य और वैधता को दिखाना था। वो शक्ति दिखाना चाहते थे कि हमारे पास इतने पैसे और क्या है, और साम्राज्य को दिखाना चाहते थे। तो दूसरी चीज थी वैधता, ये दिखाना चाहते थे कि हम क्या है, भगवान के अवतार है। राजेंद्र चोल गंगाई चोलपुरम मंदिर बनवाया। ये विजय का प्रतीक था। उन्होंने पालों पे अपनी विजय प्राप्त की थी। गंगा नदी पे विजय प्राप्त करने के तौर पे उन्होंने गंगाई चोलपुरम का विस्तार कराया और वैधता को दिखाया कि हम प्राकृतिक पे भी अपना अधिकार रखते हैं। कुलोतुंग चोल जो है, उन्होंने चिगंदर मंदिर का विस्तार कराया जो चोल दिगंबर और के संबंध को मजबूत करने के लिए था। तो मंदिर जो है वो धार्मिक से आर्थिक बैंक तक भी था, यानी मंदिर के पास निवेश प्रणाली होती थी, कर देने का अधिकार होता था, ऋण दिया करते थे। तो मंदिर एक तरफ से बैंक का कार्य करती थी। मंदिर जो है वो आर्थिक संस्थाओं में बदल दिया गया था। तमिल शिलालेखों से हमें पता लगता है कि व्यापारिक और भूमि मालिकों ने मंदिर से ऋण और व्यापारिक सुविधाएं मिलती थी। तो हम मंदिर आधारित शहरीकरण का प्रभाव क्या पड़ा कि सकारात्मक प्रभाव जाने तो व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। शहरी नेटवर्क बसे, शहर बड़े बड़े बने, कला, वास्तुकला, साहित्य कला का विकास हुआ, संगठित प्रशासन और शासन देखने को मिला। पर अगर लंबा और दीर्घकालिक प्रभाव देखें तो चोल स्थापत्य शैली दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलने लगी। मंदिर आधारित नगर भारत के मध्यकालीन आर्थिक केंद्र का रूप बन गई। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि चोल साम्राज्य के मंदिर केवल धार्मिक संस्थान नहीं थे बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र भी थे। मंदिरों को शाही संरक्षण दिया जाता था। कारण था कि मंदिर के पास विशाल भूमि होती थी, धन होता था और श्रमिक बल होता था, इसलिए जिसमें नगर विकास करा जाता था, शहरी अर्थव्यवस्था को गति दी जाती थी। मंदिरों ने व्यापार को, मुद्रीकरण को, श्रम विभाजन, बाजार नियंत्रण और प्रशासनिक केंद्र को प्रोत्साहित किया। उनकी भूमिका के परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी के साधारण कृषि क्षेत्र को ताकतवर शहर के रूप में बसाया गया। इससे चोल की जो वास्तुकला है उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, सामाजिक सांस्कृतिक चीजें देखने को मिली जिसमें मध्यकालीन दक्षिण भारत का इतिहास मजबूत किया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यूनिट नंबर थर्ड से। हमारे यूनिट नंबर थर्ड से है कि विजुअल कल्चर एंड जेंडर रोल। तो हमारा इससे आठवां क्वेश्चन बनता है कि चोल साम्राज्य में महिला की भूमिका बताना है आपको। राजनीतिक और धार्मिक संदर्भ में शाही महिला की स्थिति और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये चोल साम्राज्य में जो महिला थी उनकी क्या भूमिका थी, उनकी राजनीतिक में क्या भूमिका थी, उनके धर्म में क्या भूमिका थी, और विशेषकर शाही महिला के रूप में बताना है, जो राजघराना की महिला थी उनके नजरिए से बताना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था। जैसे कि दक्षिण भारत के इतिहास में प्रशासन, स्थापत्य और समुद्री विस्तार के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के दृष्टिकोण से भी एक समृद्ध शासन माना जाता है चोल साम्राज्य। इस काल में महिला की भूमिका एक तरफा नहीं थी, ना तो केवल पाश्चात्य आइडियोलॉजी के अनुसार घरेलू सीमित थी और ना ही सार्वजनिक तौर पे ज्यादा सक्रिय थी। मतलब
मिडिल वर्ग की थी, मतलब इतना ज़्यादा पाबंदी भी नहीं था, इतनी ज़्यादा छूट भी नहीं थी। ऐसी उस समय की स्थिति थी महिला की। बल्कि चोल समाज में महिला को भूमिका अलग-अलग होती थी। परतदार होती थी, जिसमें राजसी महिला से लेकर वेदनागिनी, देवदासी, ब्राह्मणी और व्यापारिणी, ये 4 महिला का उल्लेख मिलता है। ठीक है? तो बहुयामी हमें देखने को मिलता है महिला की स्थिति। शाही महिला का राजनीतिक पर प्रभाव होता था, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं पे भूमिका उनकी होती थी, सामाजिक कानूनी उनकी स्थिति होती थी, जिसमें वो कला, साहित्य इन सब से जुड़ी हुई थी। तो स्रोत हमें मंदिर स्रोत से पता लगता है, शिलालेखों से, राजकीय अभिलेखों से, साहित्य से, कि महिलाओं की भूमिका भी चोल साम्राज्य में थी। तो कैसे थी? तो राजनीतिक संदर्भ में शाही महिला की स्थिति कैसी थी और उसका क्या प्रभाव था, उसको जानते हैं। शाही महिला जो है, उनको पद, उपाधि और स्थान कौन कौन से थे? तो चोल अदालत जो थी, चोल साम्राज्य था, उसमें शाही महिला में रानियां होती थी, नवग्रहिणी होती थी और राजमाता होती थी। शाही महिलाएं होती थी ये। ठीक है? विशिष्ट उपाधियां इनके पास थी। तो वे अरिचियल, लक्ष्मी, परियन, ये उनको उपाधि दी गई थी सम्मान के तौर पे, जिसने ना केवल पारिवारिक प्रतिष्ठा बल्कि राजनीतिक वैधता भी उनको दिलाई थी। शाही महिला जो है, वो पदावलीकरण केवल शो पीस नहीं थी, बल्कि सार्वजनिक और धार्मिक उपस्थिति में होती भी थी। उदाहरण सहित शाही सभागार, मंदिर अनुष्ठान, दान, इन सब में महिलाओं का योगदान होता था। ठीक है? तो शाही संरक्षण और नीति निर्माण में प्रभाव कैसे था महिलाओं का? तो सलाहकार होती थी महिला, इन्फ्लुएंसर के रूप में कई बार देखने को मिलता है। कई शाही महिलाएं निकट परिवार में प्रभावशाली सलाहकार देखने को मिलती है, जिसमें राजनीतिक गठबंधन, राजघराने की नीति, इन सब का निर्णय शिलालेखों से और राजवंशीय संरचनाओं में झलकता है। उनका प्रभाव कभी कभी राजसी दूत, भूमिदान निर्णय, इन सब में होता था। डिप्लोमेसी और वैवाहिक नीति में भी महिला की भूमिका होती थी। कूटनीति में और वैवाहिक नीति में शाही महिला के विवाह राजनीतिक संधि, गठजोड़ के साधन थे, जो कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता था। परंतु समकालीन स्रोत में कई बार शाही महिला के माध्यम से प्रदेशों के साथ संचार और समझौता को भी स्थापित करने का माध्यम बताया गया है, यानी कूटनीति दिखाया गया है। रानियों का दान वितरण और मंदिर कृत्रिम यानी कूटनीति अक्सर बाहरी देशों में सहायक साबित हुई है। तो कहीं ना कहीं मंदिर, जो शाही महिला बाहर के देशों को जो दान दिया करती थी, इससे कूटनीति बढ़ती है। रघुवंशी वंश वैधता का केंद्र किसी राजा की माँ, बहन, पत्नी का नाम और प्रतिष्ठा उसकी वैधता को पुष्ट करती थी। उसकी वंशावली से, यानी राजक्रिय से, भागीदारी से पता लगता था कि सूर्यवंशी कहा जाता था। रेजेंटशिप और विवक्षित राजनीतिक आधिकारिक भी होती थी महिलाएं। मध्यकालीन कई राजवंशों की तरह चोल में भी किसी आकस्मिक शासक, विरह या नाबालिग उत्तराधिकारी के समय रानी, या कह सकते हो रानी माँ, प्रिवी काउंसिल महत्वपूर्ण सदस्य बनकर देखने को मिलती है। कुछ अभिलेखों में ऐसे संकेत मिलते हैं जहां रानी माताएं जो है, वो राज्य ही प्रकरणों में हस्तक्षेप करती है, मतलब राज्य में भी भूमिका निभाती है, भूमि दान देती है, मंदिर संबंधित कार्य करती हैं। मतलब महिला को एक कार्य करते हुए देखा गया है। राजनीतिक भूमिका के उदाहरण बताएं तो प्रसिद्ध शाही महिला में कुंडेवे आती थी, यानी राजेंद्र काल में प्रमुख शाही महिला थी, जो अपने बौद्धिक सक्रियता, मंदिर दान और शिक्षा के माध्यम से फेमस थी। उनकी शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संरक्षण, सक्रिय भागीदारी ने उनको शिलालेख तथा साहित्यों में उनका गुणगान देखने को मिलता है। कुंडेवे का प्रभाव जो है, केवल धार्मिक दान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो क्या करती थी, सामाजिक नीतियों पे भी सलाह देती थी राजाओं को। सैम्बियन महादेवी, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है, सैम्बियन महादेवी। सैम्बियन महादेवी वे महिला थी जो मंदिर निर्माण, मूर्तिकला, संरक्षण, धार्मिक पुनरुद्धार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। उनकी धार्मिक दान नीति, शिलालेख, इन सब में उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान देखने को मिलता है। तो कुंडमवेड, सैम्बियन महादेवी, ये दो नाम जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित थे, जिन्होंने राजशाही महिला के तौर पे पदवी ली थी, और अभिलेखों में इनका नाम मिलता है कि इन्होंने भूमिका अपनी निभाई थी। धा, धार्मिक संदर्भ में शाही महिला का प्रभाव देखे तो मंदिर दान एवं में पवित्र दायित्व होता था महिला का। चोल साम्राज्य में शाही महिला ने मंदिर के प्रति अपनी भूमिका दिखाई है, संरक्षण और दाता के रूप में, यानी दान भी देती थी और संरक्षण भी करती थी। शिलालेखों में राजा के साथ साथ रानी और राजमाता के द्वारा दी गई विशाल भूमि दान, सोना चांदी, भेंट, इन सब का जिक्र मिलता है। ये दान केवल धार्मिक भक्ति का प्रतीक नहीं होता था, बल्कि राजसी वैधता को दिखाता था कि हम क्या है, हम भी
महिला भी जो है वो कौन है, वो भगवान की वंशज है, भगवान से जोड़ के दिखाता था, वो भी देवी है, भगवान है, माता है, ठीक है। तो शाही महिला द्वारा दिया गया दान कई बार मंदिर निर्माण के खंड योग, मूर्ति स्थापना या यज्ञ या ब्राह्मणों को दी जाने वाले पाठ पाठ में होती थी। ये हमें शिलालेखों से पता लगता है। मंदिर प्रशासन में महिला की क्या भागीदारी होती थी? तो मंदिर प्रशासन केवल पुजारियों तक सीमित नहीं था, वहां पे वित्त के लिए, भूमि प्रबंधन के लिए और समय की व्यवस्था के लिए कई बड़े पैमाने पर निर्णय महिलाएं भी लिया करती थी। शाही महिला अक्सर मंदिर के प्रबंधन में भूमिका निभाती थी, संरक्षण भी करती थी, मंदिर के खेत योगदान इन सब में भूमिका भी निभाती थी। जैसे कि मैं बताऊं तो वो थी ना, देवदासी, देवदासी नृत्य का कार्य करती थी, पर जब नृत्य का कार्य नहीं होता था उनके पास, तब खाली टाइम में उनका कार्य क्या होता था कि वो वहां पे रह के उन चीजों का संरक्षण भी करती थी, मंदिरों का और राज्य के संरक्षण करती थी। तो शाही महिलाओं के द्वारा पूजा अनुष्ठान एवं प्रतिष्ठान संवर्धन किया जाता था, यानी शाही महिला के द्वारा धार्मिक सहभागिता की जाती थी, अनुष्ठान में बैठती थी, स्वयं को स्तुति यज्ञ आयोजित कराती थी, त्योहार में प्रमुख उनका भाग होता था, अभिषेक महोत्सव रथ यात्रा में वो अपना अ, सम्मान मतलब बिल्कुल राजा की तरह दिखाती थी। तो धार्मिक पुनरुद्धार और कला संरक्षण में भी महिलाओं की भूमिका थी। कुछ शाही महिलाओं ने मरम्मत करवाया मंदिरों का, मूर्ति का निर्माण कराया, धार्मिक ग्रंथों का भी संरक्षण किया। उदाहरण के तौर पर सौंदर्यात्मक कामों में जैसे कि सुंदर सुंदर चित्र वगैरह करना, कांस्य मूर्ति बनाना, वैदिक शास्त्रीय ग्रंथों का संरक्षण करना, इसमें महिलाओं ने संरक्षण दिया। नृत्य भी करती थी महिला। संस्कृत पुनरुद्धार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। आर्थिक अधिकार और भूमि स्वामित्व पे देखें तो महिला के द्वारा भूमि दान दी जाती थी और लैंड ग्रांट्स जो है वो दी जाती थी और उस भूमि की स्वामी भी होती थी। चोल अभिलेखों में कभी कभी हमें महिला में विशेषकर कुलीन महिला दिखाया गया है, जो कि भूमि दान करती थी और मंदिरों को महिला द्वारा कंट्रोल भी किया जाता था, भूमि कृषि अधिकार कर इन सभी को। तो कभी कभी भूमि स्त्री दान या रानी कृत्य के नाम से अभिलेखों में मिलता है, यानी रानी द्वारा दिया गया है। ये महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी दिखाती है कि उनको भी आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार था। श्रम वेतन और आर्थिक आवंटन की अगर बात करें तो मंदिर में राज्य संस्थानों में कर्मचारी, नर्तकी, संगीतकी, लेखाकार में महिलाएं शामिल होती थी। महिलाओं के द्वारा चिन्हित आय स्रोत होती थी। शाही महिला के दान से श्रद्धालुओं को, कर्मियों को वेतन दिया जाता था। स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी उनका रोल था। वे स्वयं व्यापारिक गतिविधि में भी निवेश भी करती थी। वो साथ ही साथ शिलालेख में कुछ मामलों में महिलाओं को लोन, महिलाओं द्वारा लोन भी दिया जाता था, ये भी दिखाया गया है। निजी धन और विविध अधिकार भी महिलाओं के पास होता था। चोल समाज में महिलाओं के पास अपनी निजी संपत्ति भी होती थी, जो वो विवाह से पहले और उसके बाद वो अपने पास रखती थी, ठीक है। विवाह के बाद भी कुछ संपत्ति महिला के नाम पर होती थी। उन्हें विरासत के कुछ अधिकार भी प्राप्त होते थे, जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज में जैसे पुरुष को होता है, तो महिला को भी था इसमें कुछ अधिकार। हालांकि पुरुष प्रधान वारिस व्यवस्था थी, फिर भी महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार था। सामाजिक कानूनी स्थिति देखने को मिलती थी, अधिकार देखने को मिलता था, जिसमें धार्मिक और सामाजिक वैधानिक सीमाएं थी। चोल समाज में हिंदू सामाजिक आदेशों से प्रभावित था, परंतु स्थानीय रीति रिवाज जो है वो कैसे थे, उसमें मंदिर नियमों में सामाजिक नियमों का पालन किया जाता था। स्त्री के विवाह, विरासत तथा अधिकारों पर अब किसका और मंदिरों में क्या है, महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देखने को मिलता है। विविध अभिलेख में महिला की उपस्थिति दिखाई गई है। शिलालेखों में महिलाओं के नामों का उल्लेख मिलता है, दात्री के रूप में मिलता है। बल्कि कुछ मामलों में विवाद में, निपटान में, संपत्ति के अधिकार में, श्रम विभाजन में, इन सब में भी दर्ज मिलता है नाम। इससे संकेत होता है कि महिला को कानूनी पहचान तो थी, मुक्केबाजी का भी अ, अधिकार था, क्योंकि उसमें भी महिला का जिक्र मिलता है। विवाह, तलाक और अस्थायी अधिकार भी महिला को था। विवाह संस्कृति में मुख्य संपत्ति रखने का महिला को अधिकार था। तलाक के बारे में पारंपरिक अभिलेख तो ये दर्शाते हैं कि अभिलेखों में विवाह पूर्व और विवाह के बाद जो स्त्री के पास आर्थिक जो धन होगा वो कितना होगा ये दिखाया जाता था। तो विवाह के बाद का मतलब क्या होता है, या तो वो विधवा हो जाए या तो तलाक वाली स्थिति हो जाए। तो धार्मिक सांस्कृतिक भूमिका क्या होती थी महिलाओं की, तो महिला देवदासी, नर्तकी और गुरु परंपरा के तौर पे दिखती थी। यानी देवदासी प्रणाली और स्त्री कला कैसी थी, तो चोल काल में देवदासी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जो कि नर्तकी होती थी, जिन्हें मंदिर में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता था। इन महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य, संगीत और पूजा संस्कृति करने का अधिकार होता था। देवदासियों को सामाजिक
स्थान इनका जटिल था, बहुत ऊंचा था, और उन्हें धार्मिक प्रतिष्ठा और मंदिर आधारित आजीविका मिलती थी, मंदिर में वो रहा करती थी। दूसरी ओर पारंपरिक जाति आधारित प्रथा से अलग उनको रखा जाता था। देवदासी ने कला, परंपरा, नृत्य, संगीत इन सबको संरक्षित करने का कार्य किया। जो भरतनाट्यम वगैरह नृत्य की होती थी, जैसे मंदिरों में होती थी, वो देवदासी होती थी। महिला का धार्मिक ज्ञान और शिक्षण की बात करें तो कुंडवे जैसी शाही जो महिलाएं थी, उन्होंने शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का सक्रिय उन्होंने करा था। महिला तक जो है वो धार्मिक शास्त्रीय और साहित्य ज्ञान पहुंच रहा था। कुछ महिला ने स्वयं को ग्रंथों का संरक्षण करवाने वाला, वेद यज्ञ आयोजन करवाने वाला बताया। तो कला, साहित्य और संस्कृति में शाही महिलाओं ने योगदान दिया। महिलाओं ने साहित्य संरक्षण किया। कई शाही महिला ने कवि, विद्वान, संगीतकारों का संरक्षण किया, और धार्मिक काव्य, स्रोत और नाटक के माध्यम से, जैसे कुंडवे जैसी महिलाओं ने संरक्षण किया। और तमिल साहित्य में इन महिलाओं का प्रमाण भी मिलता है। कला, आकृति और स्थापत्य संरक्षण की बात करें तो शाही महिलाओं ने मंदिर में नक्काशी, काम, इन सबको देख। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि चोल साम्राज्य में महिला की भूमिका बहुत ज्यादा जटिल भी थी और बहुआयामी भी थी। कुछ शाही और कुछ कुलीन महिलाएं, जैसे कि राजमाता, रानियां, कुलीन, देवदासियां, इन सबको धार्मिक दान देने का, रक्षा का, सांस्कृतिक संरक्षण करने का, कुछ कुछ सलाह देने का अधिकार था। पर मंदिर आधारित व्यवस्था में हमें सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में देवदासियों का और कुछ राज की महिलाओं को भी दान वगैरह देखने को मिलता है, परंतु सशक्त नहीं कह सकते हम पूरी तरह से थी, क्योंकि कुछ जाति वर्ग के नाम पे और पुरुष प्रधान देश फिर भी था। पर भी महिलाओं को कुछ शादी से पहले और कुछ शादी के बाद, जैसे कि उनकी रखने की जिम्मेदारी थी संपत्ति, तो मातृत्व और घरेलू जिम्मेदारी से परे सार्वजनिक सांस्कृतिक में भूमिका तो थी राजकीय महिलाओं की चोल साम्राज्य में। तो ये थी महिला की भूमिका। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक के रूप में चोल मंदिर और कांस्य मूर्ति में शक्ति और अधिकार के प्रतीक कैसे व्यक्त किए गए, यानी धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक के रूप में चोलों ने क्या उपयोग करा, कांस्य की मूर्ति का उपयोग करा था। तो ये इससे क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है आपको। तो चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था। दक्षिण भारत के इतिहास में राजनीतिक शक्ति का केंद्र के तौर पे तो था, साथ ही साथ धार्मिक, कला और स्थापत्य कला और प्रतीक के रूप में भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ था चोल साम्राज्य। चोल शासक शैव धर्म के रक्षक माने जाते थे। शैव धर्म से अपने आप को जोड़ के देखते थे। उन्होंने मंदिर, कांस्य मूर्ति, शिलालेख और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से क्या करा, राज्य सत्ता और दैवीय अधिकार स्थापित किया। मतलब अपने आप को देवता का वंशज और देवता का प्रतिनिधित्व के तौर पे दिखाया अपने आप को। चोल शासकों का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक पूजा को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि उन्हें प्रतीक के माध्यम से वो ये बताना चाहते थे कि दैवीय वैधता हमारी क्या है, हम क्या है, हम भगवान द्वारा चुने गए हैं, भगवान के वंशज है, भगवान के वंश से आते हैं। तो राजा राजा चोल प्रथम राजेंद्र चोल ने मंदिरों और मूर्तियों का राजनीतिक महत्व जो है वो बढ़ा दिया था। कौन सी मूर्तियों का, ब्रोंज मूर्तियों का, ब्रोंज की, कांस्य मूर्ति का, ठीक है। तो चोल मंदिर का धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक क्या था। चोल मंदिर केवल उपासना का स्थल नहीं था, वो प्रशासनिक का, आर्थिक का केंद्र भी था। तो स्मारक, सांस्कृतिक संरक्षण और सत्ता के वैधकरण से क्या करा, मंदिर को राजनीतिक प्रतीक के रूप में दिखाया गया। मंदिर जो है वो सत्ता की वैधता का प्रतीक होती थी। चोल ने मंदिर निर्माण को राजकीय कर्तव्य माना, बोला, क्योंकि अपने आप को देवता से जुड़ के देखते थे, स्वयं को शिव का प्रतिनिधित्व बताते थे, भू का देव बताते थे, या कहते थे कि हम क्या है, शिव के पुत्र हैं, मुरुगन के तौर पे दिखाते थे, और कहते थे कि हम धर्म के रक्षक है, हम भगवान ने बनाया है। उदाहरण के तौर पे वृद्धेश्वर मंदिर में तंजावुर में राजा राज चोल प्रथम का निर्माण करवाया इनके द्वारा। इस मंदिर का विशाल आकार और शिलालेख बताता है कि राजा जो है वो पृथ्वी पर शिव की शक्ति से ही जन्मा है। यह विचार उनका राजनीतिक संदेश देता है कि जो शिव की शक्ति का संरक्षक है वही साम्राज्य के लिए वैध है, अच्छा है। तो अपने वैधता को ऐसे वो दर्शाते थे। मंदिर की भव्यता शक्ति का प्रतीक होती थी। मंदिर जितना विशाल होता था, ऊंचा होता था, गोपुरम उसके कठोर ग्रेनाइट निर्माण से, उसके अलंकरण से उस मंदिर की प्रतिष्ठा और उस साम्राज्य को समझा जाता था। चोल प्रशासन समृद्ध है, शासक उसमें सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा ऊंचा उसी को माना जाएगा। शासक का सत्ता जो है वो दैवी सिद्धांत पर आधारित है। ये हमें 1000 से अधिक मंदिर चोलों ने बनवाए हैं और इससे हमें पता लगता है। तो मंदिर के अनुष्ठान और राजा की भूमिका की बात करें तो राजा कई अनुष्ठान जैसे अभिषेक करता था,
रथ यात्रा करता था, अन्नदान करता था। इससे राजा आम जनता के सामने देवता के रूप में प्रकट होता था। ये प्रक्रिया राज के प्रतीकवाद का उपयोग कराता था, यानी अपने आप को एक अलग दिखाता था, जनता से अलग दिखाता था। कांसे की मूर्ति में धार्मिक और राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में कैसे उपयोग करा गया? नटराज की मूर्ति बहुत ज्यादा बनवाई गई राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के लिए। नटराज के रूप में शिव यानी सृष्टि की क्रिएशन, संरक्षण, विनाश और पुनर्जन्म और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। तो इसके रूप में शिव की मूर्ति को बहुत ज्यादा कांस्य में बनाया गया नटराज की मूर्ति को। चोल शासकों के लिए नटराज एक राजनीतिक संदेश था। जैसे कि शिव ब्राह्मण को नियंत्रित करते थे, वैसे ही चोल राजकुल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला बताते थे। कहते हैं कि ब्रह्मांड को शिव संभालते हैं और पृथ्वी को हमारा कुल संभालता है, यानी चोलों का कुल संभालता है। नटराज के 5 प्रतीक सिंबल उन्होंने बताए थे। एक था अग्नि, जो कि विनाश का कार्य होता है, शत्रुओं का अंत करता है। दूसरा है दामरू, जो कि सृष्टि करता है, यानी प्रशासन और व्यवस्था को चलाता है। तीसरा नटराज का एक रूप बनाया था अपस्मार पर गांव पाओ, ये अज्ञान का विनाश करता है, यानी विद्रोह और अन्य शक्तियों पर नियंत्रण करता है। चौथा था सर्प, सर्प ऊर्जा का प्रतीक था, जो कि सैन्य शक्ति को दिखाता है। पांचवा नटराज की मूर्ति थी नृत्य मुद्दा में, जो कि ब्रह्मांड का संतुलन दिखाता है, यानी राज्य का स्थायित्व दिखाता है कि हमारा राज्य स्थायित्व है। तो कांस्य मूर्ति और चोल समारोह जो है वो कराया जाता था, यानी कांस्य मूर्ति स्थिर नहीं थी, उन्हें रथ पर रखा जाता था, नगर में भ्रमण कराया जाता था, जनता उसका दर्शन करती थी। ये एक पॉलिटिकल थेटिक्स था, जिससे शासक को भगवान के रूप में दिखाने का कार्य किया जाता था, प्रतिष्ठित किया जाता था। मूर्ति में शाही महिला का प्रतिवाद भी होता था, यानी राजमहिषी और देवदासी को भी कांस्य रूप में दर्शाया जाता था, यानी उनको भी कांस्य की मूर्ति में गढ़ा जाता था नृत्य वाली महिला के रूप में। इससे ये संदेश मिलता था कि चोल दरबार संस्कृति और धर्म के संरक्षण कौन है? चोल है, देवदासियां हैं और जो राजशाही महिलाएं हैं। तो राज परिवार को दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता था। शिलालेख और मंदिर में लेखन शक्ति का दृश्य प्रतीक होता है, यानी चोलों में मंदिर की दीवारों पे दान जो राजा द्वारा दिए गए हैं, कर व्यवस्था, भूमि अनुदान, सैन्य विजय, सभी को गढ़वाया जाता था। दृश्य रिकॉर्ड के माध्यम से जनता ये देखती थी कि राजा हमारा कितना न्यायप्रिय है और बिल्कुल देवता की तरह है। तो मंदिर अर्थव्यवस्था का प्रतीक होती थी, यानी चोल मंदिर बड़े बड़े भू जमींदारी के हाथों में थी, व्यापार का केंद्र होती थी, श्रम संगठन भी यहाँ से लिए जाते थे। तो मूर्तियों में सौंदर्य और अनुशासन होता था, जिससे चोल ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां थी वो अनुपात, समरूपता, उच्च तकनीक, आभूषण, इन सब के अनुशासन द्वारा प्रतीक होती थी। मूर्ति केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि चोल साम्राज्य के सौंदर्य को भी दिखाती थी। देवदासी प्रणाली और उसको भी प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, यानी देश देवदासियों को मंदिर कला का हिस्सा होती थी, इसलिए उनकी भी मूर्ति बनाई गई। धार्मिक नृत्य की वाहक होती थी, धार्मिक नृत्य जिसकी भरतनाट्यम, उसको दिखाने का कार्य देवदासी ही करती थी। सत्ता और धर्म पे प्रतीक का माध्यम दिखाया गया। उससे नृत्य में नटराज का ब्राह्मण्य नृत्य राजकीय से दिखाया गया। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि चोल मंदिर जो है वो कांस्य मूर्ति केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि राज्य शक्ति, नियंत्रण और वैधता को भी दर्शाती है। मंदिर की जो विशालता है, वास्तुकला है, भव्यता है, शिलालेख जो है, इससे ये पता लगता है कि मंदिर जो राजा है वो अपना क्या दिखा रहा है? दैवीय सिद्धांत दिखा रहा है। मंदिर अर्थव्यवस्था ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत भी किया, आध्यात्मिक और देवता का अधिकार प्रदान किया राजा को। इन धार्मिक और कलात्मक प्रतीकों से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैधता राजा ने प्राप्त की। इसलिए चोल कला और स्थापत्य कला को समझने के लिए हमें उसकी कला यात्रा को भी समझना होता है, जो उसकी राजनीतिक की रणनीति समझ को दर्शाती है। तो मैंने आपको क्वेश्चन 9 तक करवा दिए। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, इसका मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे वीडियो को एडिट करना है, उसमें 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद फिर मैं अपलोड करती हूँ। तो रात से पहले आपके पास पहुंच जाए तो अच्छी बात है, जिससे आप पढ़ लोगे। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देती हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या है कि लिंग आधारित पहचान और राजनीतिक सत्ता के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। चोल साम्राज्य में किस प्रकार परिलक्षित होता है, यानी लिंग आधारित पहचान, जो भी महिला की स्थिति वगैरह जो आपने लिखा ना, और सत्ता में महिला का क्या योगदान था, जो मैंने ऊपर महिला वाला क्वेश्चन कराया वैसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, वो वाला भी इसमें डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं आपको दिखा दे रही हूँ आंसर्स। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पे टेक्स्ट करना और ओनली 50 रुपीज़ में आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में ये पीडीएफ आपको सेम मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, बाकी सारे तो मैंने करा ही दिए। आपका
लास्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है चोल साम्राज्य का समुद्री शक्ति के रूप में विस्तार बताइए। भारतीय महासागर क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? आपको मैंने ऊपर व्यापार वाला क्वेश्चन पढ़ाया था ना, जिसमें चोलों का व्यापार और क्षेत्रीय विस्तार था, जो कि करवाया था दक्षिण पूर्व एशिया वाला, वो वाला क्वेश्चन का आंसर भी इसमें डाल दोगे तो आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, वैसे भी मैं दिखा दे रही हूँ। ठीक है, कि उसका व्यापार श्रीलंका से होता था, दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, और जब व्यापार होता था तो व्यापार ने क्या करा, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करा, है ना। मैंने दिखाया कंबोडिया वम्बोडिया में मंदिर भी बनाए गए, वहां पे तमिल के लोग भी देखने को मिलते हैं। और हमें देखने को मिला कि जो व्यापार होता था चोलों का, वो सिक्के द्वारा होता था। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन बस ये है कि चोल साम्राज्य में नौसैनिक अभियान, कूटनीति, अंतर सांस्कृतिक संपर्क और युद्ध एवं धार्मिक कला के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपस्थिति को स्थापित, मतलब से समझाइए कि कैसे चोल साम्राज्य की नौसेना अभियान ने, कूटनीति ने, और जो उनका सांस्कृतिक संबंध था, धार्मिक कला था, जो किसके साथ था, मैंने बताया था ना ऐसे वाला मैप बना के कि यहाँ वाले देश के साथ उन्होंने जीता था और यहाँ पे हिंदू प्रभाव छोड़ा था। तो यही वाला जो मैंने ऊपर बताया ना, वो वाला भी इसमें डाल दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है आपकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। 3 क्वेश्चन बस का मैंने आंसर नहीं बताया, बाकी सारा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, और बाकी 9 तक तो मैंने आपको आंसर्स के साथ भी करा दिया। तो बस आप ये वीडियो देख लोगे और नोट्स पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है। सो इतना आपके लिए इनफ है। तो वीडियो प्लीज, आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद, एंड मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी थी वो आई थिंक डिलीट हो गई, डिसेबल कर दिया इंस्टाग्राम ने, पता नहीं क्यों। तो मेरी आईडी चली गई, मेरी पोस्ट रील्स सब चले गए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैंने नई बनाई है तो इस पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो धन्यवाद।